इंडियन क्रिकेट एज यू ऑल नो इस वक्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन के फेज से निकलता हुआ जा रहा है और अभी बहुत बड़े बड़े आईसीसी टूर्नामेंट्स आ रहे हैं जैसे कि चैंपियंस ट्रॉफी, अगले साल T20 वर्ल्ड कप है, WTC साइकिल्स आते रहेंगी। कुछ हार्ड कॉन्वर्जेशंस करना बहुत ज़रूरी है, बहुत क्रिटिकल है इस मामले में। और आई थिंक आज के जो गेस्ट हैं वो इसी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेशन को एनरिच करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर चंद्रेश नारायणन, जो कि एक कमेंटेटर, ऑथर, जर्नलिस्ट सब रह चुके हैं। आईसीसी और बीसीसीआई दोनों के साथ उन्होंने बहुत क्लोजली काम करा हुआ है। आई थिंक आज का जो पूरा कॉन्वर्जेशन होने वाला है ना, इसमें आपको प्लेथोरा ऑफ थिंग्स मिलने वाली है, बहुत वैरायटी मिलने वाली है। हम लोग ऑफ कोर्स स्टार्ट करेंगे जो भी करंट ट्रांजिशन चल रहा है, जो सारे बड़े बड़े नाम हैं वो या तो रिटायर हो रहे हैं या तो फिर उन पर रिटायरमेंट के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो डिस्कस करेंगे हम लोग। साथ ही साथ चैंपियंस ट्रॉफी को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग इंडिया पाकिस्तान की जो राइवलरी है, जिनको नहीं पता है, चंदेश सर ने अभी रिसेंटली एक नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री भी पूरी रिसर्च ऑर्गेनाइज करी, उसके लिए उनके हेड रिसर्चर थे। इंडिया पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत जल्दी डॉक्यूमेंट्री आने वाली है, तो काफ़ी सारी इनसाइट्स वहाँ पे पता चली हम लोगों को। इवन बीसीसीआई और आईसीसी के आपस में कैसा रिलेशन है और क्या बीसीसीआई एक्चुअली में बुली करता है आईसीसी को। हाँ, बहुत पॉपुलर नैरेटिव्स होते हैं, उनको भी हम लोग ब्रेक करेंगे। आईसीसी की वर्किंग क्या है उसके बारे में कई सारी सरप्राइजिंग आपको नगेट्स देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी एनरिचिंग कॉन्वर्जेशन होने वाली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेशन होने वाली है इंडियन क्रिकेट के लिए। आई वुड सजेस्ट आराम से आप बैठो और लाइक ऑलवेज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है वो हम लोग कमेंट पिन कर देंगे, जाके उसको भी ज्वाइन करिए, मेंबरशिप्स को चेकआउट करिए। हम लोग चंदेश सर के जो हैंडल्स हैं इंस्टाग्राम के और यूट्यूब के चैनल के, उनको लोग डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, उनको भी सपोर्ट दिखाइए जाकर। और अब आराम से बैठिए, एंजॉय दिस कॉन्वर्सेशन। हम लोग अभी सबसे पहले एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग में ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, अभी 1-2 दिन पहले ही वो करारी न्यूज़ निकल के आई है कि ड्रेसिंग रूम में बहुत अनरेस्ट हो रहा है इस वक्त। तो सर अभी मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट था ना डिस्कशन का, वो ये था कि क्लियरली अभी टीम हमारी एक ट्रांजिशन फेज से जा रही है। अभी हमने 7-8 सालों तक डोमिनेट करा टेस्ट मैचेस को। हाउ आर यू परसीविंग दिस ट्रांजिशन फेज सर? आपको लगता है कि ये सही तरीके से हो रहा है या फिर कुछ ऊपर नीचे चीज़ें हो रही हैं, कुछ प्लेयर्स को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी? पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं पहले तो मुझे लगता है कि ये मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि इंडिया डोमिनेट तो नहीं कर रहा था। आपने इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज़ नहीं जीता है, आपने साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज़ नहीं जीता है, आप जीते हैं श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ में जहाँ पे आप एक्सपेक्टेड थे जीतने के लिए, बिकॉज श्रीलंका की टीम नीचे जा रही थी उस वक्त। आप पाकिस्तान से खेलते नहीं हैं और ऑस्ट्रेलिया में ज़रूर आप जीते हैं, वो बड़ी अचीवमेंट है। पर उसके अलावा तो टेस्ट क्रिकेट में तो आप बाहर कहीं पे जाके, मतलब ऑफ नोट जाके आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया नहीं जीते हैं। न्यूजीलैंड में भी आपकी दोनों टेस्ट मैच में 2020 में पिटाई हुई है। वो तो ये होता है कि आप टेस्ट मैच हार जाते हो न्यूजीलैंड में, फिर उसके फ़ौरन बाद IPL शुरू हो जाता था तो न्यूजीलैंड की कोई बात नहीं करता। तो आई थिंक दैट इज़ अ फैलेसी। आप घर पे तो जीतते थे, पर दैट इज़ मोर बिकॉज आपके पास उस क्वालिटी के स्पिनर्स थे। जहाँ तक बात है ट्रांजिशन की, मुझे लगता है कि इसको और बेहतर तरीके से आप हैंडल कर सकते थे, बिकॉज आई थिंक दैट थोड़ी जल्दबाजी कर दी आपने पुजारा और रहाणे को बाहर बिठाने के चक्कर में, और आई थिंक दैट देयर शुड हैव बीन अ बेटर प्लान। और आई थिंक फास्ट बॉलिंग में ठीक है, मैं समझता हूँ कि आपने सही फैसला किया कि आप ईशांत शर्मा और उमेश यादव के आगे जाने वाले हैं। पर आप पिछले 3-4 सालों में ये हुआ है कि जब से कोविड शुरू हुआ, आपने जो है कोविड के टाइम पे डोमेस्टिक मतलब रणजी ट्रॉफी क्रिकेट पूरी तरह से बंद कर दिया। आपकी इंडिया है जो आपकी सप्लाई लाइन थी उसके पहले, उसको भी आपने पूरी तरह से बंद कर दिया। उस फैसले का असर अब आपको नज़र आ रहा है। क्रिकेट में यूजुअली होता है कि आप जो फैसला लेते हैं आपको तब पता नहीं चलता उसके बारे में आपको 3-4 साल 5 साल के बाद पता चलता है। और वही हम देख रहे हैं इस वक्त, क्योंकि जो मोहम्मद सिराज टेस्ट टीम में आए थे वो बहुत ज़्यादा रेड बॉल क्रिकेट हैदराबाद और इंडिया ए के लिए खेल कर आए थे, वो तैयार थे, वो दूसरा स्पेल, तीसरा स्पेल, चौथा स्पेल डालने की आदी थे। अब जो खिलाड़ी तेज गेंदबाज आ रहे हैं उनको दूसरा स्पेल, तीसरा स्पेल, चौथा स्पेल डालने का वो मतलब ही नहीं पता, क्योंकि इतना ज़्यादा वो वाइड बॉल क्रिकेट खेलते हैं। तो आई थिंक इन सब को देखते हुए मुझे लग रहा है कि ये पूरी तरह से ठीक से मैनेज नहीं किया गया। सर पता है इसमें एक लीडिंग क्वेश्चन क्या आता है? फर्स्टली मैं जो आपने बोला उसको मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। जब आपने कहा कि एज सच कुछ डोमिनेट हमने करा भी नहीं है, एंड ये एक बहुत ही आई थिंक डीप थिंकिंग करने के बाद ये ओपिनियन है, बिकॉज हमने 2-3 और गेस्ट से बात करें, उनका भी एग्जैक्टली सेम ओपिनियन ही होता है। मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा था
कि एंड आई थिंक जैसे हम लोग सर हमारा काम है ये, तो हम लोग कमेंट्स को बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं एंड कमेंट्स में अभी विराट कोहली के काफ़ी सारे फैंस होते हैं, तो वो हमेशा ये कहते हैं आपको काउंटर करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल कहेंगे कि हम लोग नंबर 1 थे टेस्ट टीम में उतने टाइम से, तो आप ये कैसे कह रहे हो कि डोमिनेट हम नहीं कर रहे थे? वुड यू लाइक टू काउंटर दैट सर? या मतलब मैंने जब आईसीसी में काम कर रहा था तो मैं 4 साल में आईसीसी के रैंकिंग्स मैनेज करता था, टीम रैंकिंग्स और प्लेयर रैंकिंग्स। और मुझे पता है कि टीम रैंकिंग्स जो होता है टेस्ट क्रिकेट में खास तौर पर, वो इस साल के मैचेस के हिसाब से होता है, सीरीज़ के हिसाब से होता है। और पिछले 2-3 साल, पहले 3 साल होता था, पिछले 2 साल के रैंक परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे होता है। और फिर जब नया साल आता है तो जो पहला साल होता है, पुराना साल, वो बाहर चला जाता है, तो उसके बेसिस पे होता है जो आप अब परफॉर्म कर रहे हो। जैसे 2008 में, जब 2009 में भारत जब नंबर 1 टेस्ट टीम बना था, वो नंबर 1 टेस्ट टीम उस बिना पर बना था कि वो 2006, 7, 8 में परफॉर्म कर रहा था। उसके बाद 2009 में जाके वो नंबर 1 टेस्ट टीम बना था। तो वो सिर्फ उस वक्त का नहीं होता। टीम रैंकिंग्स, टेस्ट हो, ओडीआई हो, T20 में भी क्या होता है कि आपका जो पॉइंट्स होता है वो हर मैच के बाद, T20 और ओडीआई में हर मैच के बाद होता है, टेस्ट में हर सीरीज के बाद होता है। और इन तीनों फॉर्मेट्स में 3 साल का रैंकिंग्स एक साथ टैबुलेट होता है, और उसके बाद वो बढ़ता जाता है, या ऊपर होता है या नीचे होता है, जो भी होता है मैच सीरीज के हिसाब से। तो मैं जानता हूँ रैंकिंग्स कैसे काम करता है। इंडिया नंबर 1 रहा है, पर उसमें पिछले 3-4 साल का भी परफॉर्मेंस का असर होता है। तो ठीक है, नंबर 1 आप बनते हो एक वक्त पर जाकर, पर पिछले 2-3 साल का भी परफॉर्मेंस जो है काउंट होता है आपके रैंकिंग्स में, टेस्ट में हो, ओडीआई में हो, T20 में। तो ये चीज़ मतलब काफ़ी लोगों को पता नहीं होती। मैंने चूंकि काम किया है इस पर, तो मैं समझता हूँ इस चीज़ को, और मैं इसलिए मैं इस पर बात कर सकता हूँ। सर ऑन अ लाइटर नोट के यही रीज़न है कि बाबर आजम इतने टाइम से ओडीआई में नंबर 1 बैटर है? नहीं, मतलब जो प्लेयर रैंकिंग्स है उसका मेट्रिक थोड़ा अलग है। अच्छा। प्लेयर रैंक वो 2 अलग अलग लोग मैनेज करते हैं। टीम रैंकिंग्स जो है वो एक बंदा है डेविड कैंडिक्स, जो यूके बेस्ड है, वो करता है। जो प्लेयर रैंकिंग्स है वो रॉब ईस्टवे करके एक बंदा है यूके से, वो करता है वो सब कुछ। तो ये 2 अलग अलग लोग हैं। और रॉब ईस्टवे के साथ और एक बंदा, मैं काफ़ी टाइम हो गया मैंने उसके साथ उस पर काम नहीं किया था, बट तो प्लेयर और टीम रैंकिंग का अलग मेट्रिक है, अलग वे ऑफ फंक्शनिंग है। सर ऑल्दो ट्रांजिशन फेज की बात करें तो एज यू सेड कि पुजारा के साथ और रहाणे के साथ थोड़ा सा जल्दी निकाल दिया गया उन्हें। व्हेन दिस हैपेंड आफ्टर द लास्ट WTC फाइनल, मुझे लगा था कि चलो अगले 2 साल की प्लानिंग लेके चल रहे हैं, एंड शायद अगले 2 साल में वो एग्जैक्टली वैसी तरीके की परफॉर्मेंसेस नहीं दे पाएंगे टीम इंडिया को। एंड दैट इज़ वाई एक फॉरवर्ड वे आपका अप्रोच है, आप काफ़ी आगे की सोच के चल रहे हो। बट जब वो न्यूज़ निकल के आती है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं कि गौतम गंभीर वांटेड पुजारा इन द टीम, तब मुझे ऐसा फील होता है थोड़ा बहुत कि जब आप एक नए कोच को लेके आए हो, देन ऑब्वियसली विल कम अप विद हिज न्यू आइडियाज़, जो कि शायद आपके पुराने आइडियाज़ के साथ फिट इन नहीं कर रहा होगा, बट यू विल हैव टू शो हिम रिस्पेक्ट कि आप अपने आइडियाज़ लेके आए हो, हम आपके हिसाब से चलने को रेडी हैं। दैट इज़ वाई यू अपॉइंटेड हिम एज द कोच। बट अगर वो नहीं हो रहा है एंड देन सिलेक्टर्स अग्री नहीं कर रहे उस चीज़ से, आई थिंक वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। आई डोंट थिंक प्रॉब्लम आती है, बिकॉज आई थिंक दैट इट इज़ अ फेयर कॉल। मतलब द सिलेक्टर्स आर द फाइनल जज इन इंडियन क्रिकेट सिलेक्शन के मैटर्स में। कोच ये तो मतलब आलस के चक्कर में जो आपके रवि शास्त्री से लेकर बाकी जो कोचेस हैं वो अंदर नहीं जाते हैं सिलेक्शन मीटिंग में, वो आलसपन है और कुछ नहीं है। वरना जब से कोच रहे हैं तब से वो सिलेक्शन मीटिंग अटेंड करते आ रहे हैं। ये आजकल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राहुल द्रविड़ भी जाते थे ना? ये सब जाते थे। उसके पहले वाडेकर जाते थे, संदीप पाटिल जाते थे, मदन लाल जाते थे, गायकवाड़ जाते थे, कपिल देव जाते थे, जॉन राइट जाते थे, ग्रेग चैपल जाते थे। उसके बाद ये गैरी कर्स्टन ने ये ट्रेंड शुरू किया थोड़ा बहुत, क्योंकि वो वापस साउथ अफ्रीका भागना चाहते थे हर बार मैचेस और सीरीज के बीच में। तो ये हमेशा ही जाते थे, और ये कन्वीनियंट सा एक एक्सक्यूज बन गया कि नहीं, कोचेस आर नॉट सपोज टू अटेंड सिलेक्शन मीटिंग। कोच का तो कभी वोट रहा ही नहीं है सिलेक्शन में इंडियन क्रिकेट में। तो ये तो मतलब ये नथिंग बट एन एक्सक्यूज टू नॉट अटेंड सिलेक्शन मीटिंग्स। तो और सेलेक्टर्स हमेशा ही मतलब इम्पॉर्टेंट रहे हैं इंडियन क्रिकेट में। और मतलब ज़्यादातर क्या होता है कि आपका जो सिलेक्शन होता है वो आपके 12, 13, 14 खिलाड़ी तो मोरलेस फिक्स्ड होते हैं एक फॉर्मेट के लिए। बाकी जो 2-3 खिलाड़ी होते हैं, और जैसे इस दौरे पर तो 19 खिलाड़ी, तनुष कोटियन को ऐड करते तो 20 खिलाड़ी हो गए।
तो 20 खिलाड़ी तो मतलब आपके मतलब वो लास्ट के 5-6 खिलाड़ी हैं, उस पर काफ़ी बार थोड़ा बहुत डिबेट होता है, पर मोर और लेस सब कुछ सर्टेन होता है। पुजारा पे डिबेट हो सकता है कि वो शायद इस दौरे पे होने चाहिए थे या नहीं चाहिए थे, बट आई थिंक दैट इफ दे रियली वांटेड पुजारा दे शुड हैव पिक्ड हिम फॉर द न्यूजीलैंड सीरीज। अगर आपको कॉल लेना था तो आपको न्यूजीलैंड सीरीज के बाद ही फैसला करना चाहिए था, वरना तो इट डजंट मेक एनी सेंस एक्चुअली। आई एग्री, क्योंकि आप ऐसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक इंसान इतने टाइम से आउट ऑफ टच है और वो सीधा ऑस्ट्रेलिया में आके परफॉर्म कर देंगे। एटलीस्ट गिव हिम अ होम सीरीज। बिल्कुल सही बात है सर। मैं इसमें एक्चुअली पता है आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली सर, मुझे ये डाउट था। इनफैक्ट आई थिंक ये हर एक इंडियन क्रिकेट फैन के डाउट होता है कि एक कोच का अगर वो नहीं जा रहे सेलेक्टर से बात करने के लिए, विच आइडियली ही शुड, जो कि आपने अभी बताया भी, तो उनका रोल एक्चुअली में होता क्या है? क्योंकि हम ये भी सुनते हैं कि टॉप लेवल पे कोच एग्जैक्टली टेक्निकल इनपुट्स देते भी नहीं है, वो मैन मैनेजिंग ज़्यादा करते हैं। बट अगर एक कोच एक सर्टन आइडियोलॉजी के साथ आ रहा है तो उनको वो चीज़ सेलेक्टर से कम्युनिकेट भी तो करनी पड़ेगी ना, तभी तो वो चीज़ रेप्लिकेट होते हुए दिखेगी इन दी ह्यूमन रिसोर्स, जो टीम आ रही है, जो लोग आ रहे हैं टीम के अंदर। तो ये कैसे मैनेज होता है सर? क्या एग्जैक्टली रोल हो रहा होता है हेड कोच का उस टाइम पे? देखिए, मैं बिल्कुल नहीं मानता कि कोच जो है वो सेलेक्टर से बात नहीं करते। अच्छा, गंभीर, अजीत अगरकर, ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि वो एक मीटिंग वाले सेटिंग में बैठ के बात करें। सुबह वो जब बात करते होंगे चाय पे, या एक दूसरे के कमरे में जाके बैठते होंगे, या शाम को टहलने चले गए, या सुबह टहलने चले गए, या जिम में दिख गए एक दूसरे के साथ, या रात को खाना खाने चले गए, या दोपहर को लंच करने चले गए, तब भी बात कर सकते हैं। नेट्स में खड़े हैं, दूर खड़े हैं, आपस में बात कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब एक ऐसे सेटिंग में ही बैठ के बात करें। नहीं, अभी हम एक फॉर्मल मीटिंग है, मैं आपको लिंक भेजूंगा, आप उस पर क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए और फिर हम बात करेंगे उसके बारे में। तो ये मीटिंग वगैरह जो होता है ना, काफ़ी बार ये इनफॉर्मली भी होता है। कि ज़रूरी नहीं है कि मतलब ऐसा सिटिंग, मतलब कोई ऐसा कोई फॉर्मल सेटिंग में ही हो। आई डोंट थिंक ये ऐसी कोई बात है। कोच हमेशा बात करते हैं, रवि शास्त्री हमेशा बात करते थे संदीप पाटिल के साथ, उसके बाद MS के प्रसाद के साथ, और उसके बाद जो भी कोच बने, चेतन शर्मा चीफ सेलेक्टर बने, हमेशा बात करते हैं। और जैसे मैंने कहा, पिछले 10-12 सालों में तो ये हुआ है ना, जब से विराट कोहली कप्तान बने, कि मोर और लेस तो सब सर्टन रहा है कि कौन खिलाड़ी खेलेंगे, कौन खिलाड़ी नहीं खेलेंगे। तो और भी आसान हो गया है। तो आई डोंट थिंक दैट वाज मच ऑफ एन इशू। वो तो रवि शास्त्री ने बार बार आके बोल दिया कि नहीं नहीं, मैं तो नहीं जाता, मुझे नहीं बुलाया गया। वो मतलब जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, कोई रोकने वाला थोड़ी है। पहले भी कोचेस जाते थे, जाके अपना व्यू रख सकते हैं। तो उनको जाने का मतलब नहीं है वो पहले फ़ोन करके बोलते होंगे चीफ सेलेक्टर को, देख कप्तान को, वो दोनों को बोलते होंगे, देख मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, बस हो गया। ओके सर, अभी जो हमने ट्रांजिशन की बातें करी, लेट्स कम बैक टू दैट। अभी हमने पुजारा और रहाणे की बातें करी। एक और अभी मेरे हिसाब से पर्सनली बहुत ही शॉकिंग रिटायरमेंट देखने को मिला था रविचंद्रन अश्विन का, क्योंकि वो एकदम ही आउट ऑफ द ब्लू था। एंड ऑल्दो उसके सीड्स सो कर दिए गए थे इतने सालों से, जब उनको फॉरेन टूर्स पे चांस नहीं मिलता था डिस्पाइट बीइंग इंडियाज बेस्ट बॉलर, बट वो जिस तरीके से और जिस मतलब सीरीज़ के बीच में हो गया। यूजुअली आदमी सीरीज़ के एंड होने का वेट करता है। मेरे सर दिमाग में एक डाउट है, आप अपना इनपुट दीजिएगा कि आपको क्या लगता है इसके ऊपर। ठीक है, मैंने एक पॉडकास्ट में बोला भी था कि अश्विन बेसिकली इतने सालों से ट्राई कर रहे हैं कि उनको फॉरेन कंट्रीज़ में भी जाके अच्छा चांस मिले। WTC फाइनल में भी अभी हम हारे थे, तो एक बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट था ये कि अश्विन को शायद खिलाना चाहिए था। जब उनको रिटायरमेंट उन्होंने अनाउंस करा, तब रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि ही रियलाइज्ड कि अभी टीम का डायरेक्शन थोड़ा अलग है। आई थिंक इनडायरेक्टली पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फैक्ट कि अभी वो वॉशिंगटन सुंदर और जडेजा को ज़्यादा अभी प्रेफरेंस देंगे। एंड सो अश्विन को लगा कि यार अभी नेक्स्ट मैच अब जो इंडिया में होगा वो तो अगले साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाला है, तब तक वेट करने का पॉइंट है नहीं, इससे अच्छा मैं रिटायर ही हो जाता हूँ। तो काइंड ऑफ क्या ये कहना सही है कि कैप्टन और मैनेजमेंट नहीं चाहते थे परहैप्स अश्विन को फॉरेन टूर्स में खिलाना, एंड उसके चलते हुए अश्विन ने ये डिसीजन लिया? आई डोंट थिंक नहीं चाहते थे ऐसा होता है। आई थिंक टीम के कॉम्बिनेशन कंडीशन को देखकर वो अपना फैसला करते हैं, और ये पर्सनल नहीं होता। मतलब इट इज़ इन नो वे पर्सनल डिसीजन। एंड आई थिंक इफ आई वाज अश्विन, मे बी आई वुड हैव फेल्ट बैड कि मुझे मौका नहीं मिल रहा है, पर आई थिंक प्रॉब्ली ही कुड हैव प्रॉब्ली वेटेड टिल द एंड ऑफ द सीरीज टू टेक अ कॉल। ये सबके साथ होता है, कभी ना कभी। अगर आप सीनियर प्लेयर हो तो उसका मतलब ये नहीं कि मतलब यू हैव अ डिवाइन राइट टू बी इन द प्लेइंग 11। यू डोंट हैव अ डिवाइन राइट टू बी इन द प्लेइंग 11। टीम के कॉम्बिनेशन को देखकर, कंडीशन को देखकर,
वो सब देखने के बाद ही आप फैसला करते हो कि आप किस तरह के 11 को खिलाने वाले हो एक टेस्ट मैच में. तो आई डोंट थिंक एनीबडी कैन गारंटी एनीबडी अ प्लेस इन द 11. तो आई थिंक दैट इज अ गिवन. आई वुडंट मतलब मुझे नहीं लगता कि इसमें वो फैसला होना चाहिए था. पर हैविंग सेड दैट, इट्स हिज कॉल, इट्स हिज पर्सनल कॉल. आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट. ग्रेट क्रिकेटर, फैंटास्टिक performer for India over the years. Maybe he could have waited till the end of the series. Maybe he knew something about his future that none of us knew. It's a call that happens that you have to be prepared to take. सर इस पूरे टॉपिक पे 2 टाइप की रिपोर्ट्स आई हैं. एक रिपोर्ट ये कहती है कि अश्विन ने इस सीरीज़ में आने से पहले ही मन बना लिया था कि इसके बाद वो मोस्ट प्रॉबली रिटायर हो जाएंगे. द सेकेंड रिपोर्ट सेज दैट जब फर्स्ट टेस्ट मैच में उन्हें नहीं खिलाया गया एंड वॉशिंगटन सुंदर वॉज चोजन, तब वो उस चीज़ का उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि भाई इतना मैं करता आ रहा हूँ इस टीम के लिए, देन वाई वॉज आई नॉट पिक्ड अहेड ऑफ एन अपना एक नया आदमी जो खेलने आया था. सो आपको क्या लगता है इन दोनों में से किसकी रिपोर्ट ज़्यादा सच्ची है? दोनों सही है. ओके दोनों सही है. ठीक सर है. मतलब ऐसा, पर अगर उन्हें यही था कि मैं इस सीरीज़ के बाद मोस्ट प्रॉबली रिटायर हो जाऊंगा, देन क्या उन्हें ऑस्ट्रेलिया में पिक करना इंपॉर्टेंट था भी उतना? मतलब क्या पहले ही कॉल नहीं ली जा सकती थी? नहीं, ज़रूरी नहीं था ना. उनको कॉम्बिनेशन के हिसाब से उनको पिक किया गया था. देखिए, आप ऐसे दौरे पर जब जाते हो जब 5 टेस्ट मैच हो, आपके पास जब टूर गेम्स ना हो जो पहले होते थे, आपके पास सारे विकल्प होने चाहिए. ऐसा ना हो कि मैच के एक रात पहले या मैच के सुबह पता चले कि वॉशिंगटन सुंदर का टांग टूट गया और फिर आप रिप्लेसमेंट नहीं है करके आपने एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खिला दिया जब आपको एक एक्स्ट्रा स्पिनर की ज़रूरत थी. तो यू नीड टू कीप ऑल योर बेसिस कवर्ड, स्पेशली ड्यूरिंग अ 5 टेस्ट सीरीज. अगर ये श्रीलंका में होता तो शायद आप 19 नहीं, आप 15 खिलाड़ी या 16 खिलाड़ी लेके जाते. 16 खिलाड़ी लेके जाते. कि चूंकि ये श्रीलंका नहीं है, ऑस्ट्रेलिया है, तो आपने लंबा दौरा है, लोगों को आने के लिए टाइम लगेगा, और उस सब के चक्कर में आपने ये फैसला किया कि आप अश्विन को पिक करें. अश्विन ने अगर उस सीरीज से पहले ही कह दिया होगा कि मैं तो रिटायर कर रहा हूँ, तो फिर आप तो फैसला तो मतलब उसका कोई टेंशन ही नहीं है, तो फिर आप अपना फैसला आपके लिए और आसान हो गया. सर एक एक क्वेश्चन आता है हर एक इंडियन फैन के दिमाग में, स्पेशली जब अश्विन का केस है, इसको देखने के बाद एक हार्श रियलिटी रिमाइंड होती है कि हमारे जो लेजेंड्स हैं इनको मोस्टली कभी एक अच्छा फेयरवेल मिलता क्यों नहीं है. मतलब बहुत ही गिने चुने ऐसे लोग हैं जिनको ये बोलने का मौका मिला कि ये मेरा आखिरी टेस्ट मैच होने वाला है, एंड उसको सुन के क्राउड उनको अप्रिशिएट करने के लिए आ पाई है. ऐसा सब क्यों होता है? डू यू हैव एनी इनपुट? आई थिंक ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए, इंडियन क्रिकेट स्ट्रक्चर जो है ना, वो इट इज़ नॉट अ प्रोफेशनल सेटअप. दुनिया में हर क्रिकेट बोर्ड जो है इट इज़ रन प्रोफेशनली. बीसीसीआई इज रन ऑन अ ऑनररी बेसिस. जैसे 1929 से लेकर आज तक बीसीसीआई इज रन ऑन अ ऑनररी बेसिस. इट्स नॉट रन ऑन अ प्रोफेशनल बेसिस. सर इसका मतलब क्या है, बता सकते हैं? ऑनररी बेसिस ये होता है कि आप लोग को पता होगा कि ऐसे तमिल समाज होता है, या गुजराती समाज होता है, या मारवाड़ी समाज होता है, या जैन समाज होता है. वो एक, या आपके जो सोसाइटी है जहाँ पे आप रहते हो जी, इट इज़ रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटी. उसमें कोई सेक्रेटरी बनता है, कोई ट्रेजरर बनता है. बीसीसीआई भी एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है. इट इज़ नॉट अ कंपनी. दुनिया भर में सिवाय इंडिया के हर क्रिकेट बोर्ड जो है प्रोफेशनली रन कंपनी है, जहाँ पे जैसे एक ब्लू चिप कंपनी होता है वैसे होता है. जैसे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहाँ पे सीईओ है, सीएफओ है, एक चीफ पीपल ऑफिसर है, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है, मतलब वगैरह वगैरह. आप इंग्लैंड में चले जाइए, उस तरह से ही होता है. इंडिया में प्रोफेशनल सेटअप नहीं है. इंडिया में जो क्रिकेट हमने सेटअप किया था 1929 में, इंडिया में हमेशा ही हमारी क्रिकेट जो रही है, इट वाज अर्लियर रन बाय द प्रिंसेस, फिर ज़मींदार्स, फिर बिजनेसमैन और अब पॉलिटिशियन. तो हमेशा ही हमारे यहाँ पे एक धारणा रही है कि खेल कूद से पैसे नहीं बनाना चाहिए. और अगर कोई कहता है कि मैं खेल कूद से पैसे कमा रहा हूँ, तो मतलब आपको नीचे देखा जाता था. मतलब आपको एक समझा जाता था कि आप अपने आप को बेच रहे हो. तो वही चीज़ आप देख रहे हो कि आपने जो मैनेज भी करते हैं ना, वो हमेशा ये बहुत खुल के बोलते हैं. अभी भी जो बीसीसीआई में जो है वो बोलेंगे वी आर डूइंग इट फॉर द लव ऑफ द कंपनी, फॉर द गेम, फॉर द लव ऑफ द गेम. तो लव ऑफ द गेम ऐसा होता है कि वो आपको लव हो सकता है 1 से 4 बजे तक, और मैं 4 से 7 कहोगे कि मुझे लव नहीं हो रहा है, मैं छोड़ रहा हूँ, फिर 7 से बाद में वापस प्यार हो जाएगा. तो ऐसे सब स्ट्रक्चर होता है ना.
तो ऐसे स्ट्रक्चर्स में कभी कम्युनिकेशन नहीं होता, क्योंकि आपने अगर कम्युनिकेशन करना शुरू कर दिया है तो फिर आपको फिर बाद में प्रॉपरली प्रोफेशनली रन करना पड़ेगा। तो लोग आपको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे फ़ोन करके, भाई मैं आ रहा हूँ, भाई मेरे लिए वो कर देना, भाई मेरा 4 टिकट कर देना। वो बाद में वो करेगा नहीं कोई। अगर आपने एक स्ट्रक्चर लगा दिया कि एक सीईओ है, सीईओ के नीचे सीएफओ है, सीएमओ है, सीओओ है, जनरल मैनेजर ऑपरेशंस है, वो 2-3 अपॉइंटमेंट है बीसीसीआई में, पर ऐसा कंपनी स्ट्रक्चर नहीं जैसे दुनिया भर में होता है। और उसमें क्या होता है कि फिर कम्युनिकेशन आप सीधे, जो खिलाड़ी है बोलते हैं तू हट, मैं सीधे बात करता हूँ ऊपर। अभी ऑस्ट्रेलिया में जो पैट कमिंस है वो हर चीज़ के लिए सीईओ को फ़ोन नहीं करता, वहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव जीएम होता है, उज इन चार्ज ऑफ टीम ऑपरेशंस। जैसे बेन स्टोक्स जो अगर उसको टेस्ट टीम में कोई मसला है, वो ईसीबी के सीईओ से बात नहीं करता, वो जो उनका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, जो अभी बना है, मैं नाम बताता हूँ आपको, उससे बात करता है। रॉब की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है इंग्लैंड मेंस क्रिकेट का, उससे बात करता है। तो जब तक आपके पास ऐसे स्ट्रक्चर्स ना हो ना जो क्लियर अब जब जेम्स एंडरसन को रिटायर कराना था तो वो लोग सब कॉफ़ी पीने गए, ब्रेंडन मैकलम, रॉब की और जेम्स एंडरसन। तो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन सेटअप होता है, उसमें सीईओ इन्वॉल्व नहीं होता। यहाँ पे जो अधिकारी होते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, उनके लिए एक पावर ट्रिप है कि मुझे फला सुपरस्टार ने फ़ोन करके बोला, भाई मेरे फैमिली आ रही है ऑस्ट्रेलिया, उनका वो 4 टिकट चाहिए था मैच के लिए, हाँ मैं करा दूंगा। वो पावर ट्रिप है, इसलिए वो कभी कोई छोड़ना नहीं चाहता। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को बदलने की कोशिश की और प्रोफेशनलाइज करने की कोशिश की बीसीसीआई को, पर ये सब एक साथ हो गए कि अगर हमको ही बाहर कर दिया तो फिर हमारा इस गेम से जो पावर मिलता है अगर वही चला गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप जो ऑफिस बेरर्स हो, आप सिर्फ मतलब पावरलेस, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होते हैं ना, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टर होते हैं, उस तरह से आप पावरलेस रहोगे। आपके पास आएगा, आपको सिर्फ सर हिलाना है और हाँ ओके, सारा काम जो है, जो प्रोफेशनल स्टाफ है वो करेगा। ये माइंडसेट था लोधा कमीशन का कि इस तरह से रिफॉर्म होना चाहिए, पर वो करने की आपको मतलब वो वेस्टेड इंटरेस्ट कभी वो अलाउ नहीं करेगा इंडिया में किसी भी स्पोर्ट में। इसलिए आप देखें इंडिया जो इतना पॉपुलेशन है, इतना टैलेंट है, इतना पैसा है, फिर भी आप देखें कि हम हर दौरे पर जाने से पहले हमारे मन में एक सिनिसिज्म होता है, शायद हम नहीं जीतेंगे, शायद हमसे नहीं हो पाएगा। जितना हमारे पास पैसा है, जितना हमारे पास टैलेंट पूल है, अगर आपका प्रोफेशनल सेटअप होता तो कोई चांस ही नहीं दुनिया में कि कोई भी टीम इंडिया को किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी एज ग्रुप में, किसी भी जेंडर में, क्रिकेट में एटलीस्ट चैलेंज कर सकता है। द ओनली रीजन वाई इंडियन क्रिकेट इज अंडर परफॉर्म 1929 से लेकर आज तक इज बिकॉज ऑफ द वे आवर स्पोर्ट इज रन। जिस दिन प्रोफेशनल सेटअप हो जाए उस दिन इंडिया विल बी अनबीटेबल इन क्रिकेट अक्रॉस जेंडर्स, अक्रॉस एज ग्रुप्स। सर, जो लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म और पावर ट्रिप की जो आपने बात करी, इज दिस अ वेरी बिग रीजन वाई पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस भी इसमें घुस जाते हैं? आई डोंट सी वाई दे शुड बी देयर। सी वो लैक ऑफ ये इसलिए भी होता है क्योंकि इसमें पैसा बहुत है। मैं ऐसे भी किस्से रहे हैं जहाँ पे जो लोग कहते हैं कि मैं तो सैलरी नहीं लेता, बीसीसीआई के ऑफिस बेरर्स कहते हैं हम सैलरी नहीं लेते, पर ऐसे लोगों को जानता हूँ, मतलब पहले हो चुका है, काफ़ी किताबों में भी लिखा गया है कि साल में 365 दिन होते हैं या लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। उन्होंने 400 दिन के डेली अलाउंस लिया उन्होंने साल का। अच्छा, तो कह दो कि हम तो लव ऑफ द गेम कर रहे हैं। तो ये सब भी मतलब ऐसा भी हो चुका है पहले। तो आई थिंक दैट, और ये क्या है ना, हमारे इंडिया में ऐसा है कि अगर एक पॉलिटिशियन, अभी काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है कि अगर आपने पॉलिटिशियन मतलब एज इन लाइक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को आपको कंट्रोल में रखना है, एक पावरफुल इंसान को ऊपर बैठा दो और फिर मामला आगे बढ़ेगा। तो अनफॉर्चुनेटली ये अभी दिस इज़ द रियलिटी ऑफ इंडिया। और एटलीस्ट उन्होंने थोड़े लोगों को हायर किया है काम करने के लिए, वरना एक ज़माने में जो बीसीसीआई की ऑफिस जहाँ पे होती थी, आप लोग तो अभी काफ़ी नौजवान हो, आपको तो पता भी नहीं होगा कि मतलब वो आप जॉन राइट की किताब में पढ़िए किस तरह से ऊपर से ऐसे ही मतलब फाइल नीचे गिर सकता था, इतना छोटा सा ऑफिस हुआ करता था सीसीआई पे। तो क्योंकि वो उस तरह का सेटअप था। वो तो बाद में
बना ऑफिस वानखेड़े स्टेडियम में, वरना तो बहुत ही बुरा हाल था। सर आपसे क्वेश्चन पूछते वक्त मेरे दिमाग में ये चीज़ आई थी, मैंने सोशल मीडिया पे एक ओपिनियन देखा था और उसमें लिखा था कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स इसलिए अच्छे से रिटायर हो पाते और इंडिया में क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि हमारे प्लेयर्स के अंदर भी वो मोह है इतना ज़्यादा आगे तक खेलने का कि जब तक आप एकदम करियर के एंड तक पहुंचते हो वहाँ पे आप अपनी टीम से निकालने वाली स्टेट में होते हो, इस स्टेट में नहीं होते कि आपको एक प्रॉपर फेयरवेल मैच दिया जाए। तो आपको लगता है, आपने मैनेजमेंट की बात करी, कि आपको लगता है यहाँ पे प्लेयर्स को भी ब्लेम करना पड़ेगा थोड़ा? बिल्कुल नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में खिलाड़ी जो है वो उनमें वो मोह नहीं होता। जिमी एंडरसन को आज आप भी उठा के पूछ ले, वो कहेगा कि वो कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं वो कि मैं खेलना चाहता हूँ, मैं इस साल के एंड में जो एशेस हो रहा है मुझे वो खेलना है। तो आई डोंट थिंक दैट इज़ द केस। द बॉटम लाइन इज, जिमी एंडरसन को कहा गया क्लियर कम्युनिकेशन, डेविड वार्नर को कहा गया क्लियर कम्युनिकेशन हुआ। बाकी भी जो खिलाड़ी रहे ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, हमेशा पिछले 25-30 साल से उनका एक प्रोफेशनल सेटअप रहा है। जो हमारा जो सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर वाला जो कॉन्सेप्ट है, दुनिया भर में तो 70 के दशक में उन्होंने जंग कर दिया उसको। सब जगह बाकी कंट्रीज में हर स्पोर्ट में सीईओ होता है, सीएफओ होता है, इट इज रन लाइक अ कंपनी। वहाँ पे लोगों को नौकरी मिलती है। मेरे जो कलीग्स रहे हैं आईसीसी के, वो बाकी स्पोर्ट्स में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कोई रोइंग ऑस्ट्रेलिया गया है हाई परफॉर्मेंस मैनेजर बन के, कोई आर्चरी ऑस्ट्रेलिया गया है, कोई बॉक्सिंग इंग्लैंड का सीईओ बना है। तो ये अलग अलग, और वहाँ पे तो मतलब डोमेस्टिक लेवल पे भी प्रोफेशनल सेटअप होता है। यहाँ पे चूंकि हमारे जहनों में डाला गया है कि स्पोर्ट्स से पैसा कमाना एक गुनाह है, तो उसके वजह से आप जो है वो हर लेवल पे आप खिलाड़ियों को भी टोकने लगते हो कि अरे ये तो पैसा कमा रहा है, और आप जो मैनेज करते हैं उनको भी बार बार आके बोलना पड़ता है कि हम तो पैसा नहीं कमा रहे हैं स्पोर्ट्स से। तो ये बॉटम लाइन इज द लैक ऑफ अ प्रोफेशनल सेटअप। जब तक वो नहीं होगा ना, आपका क्रिकेट छोड़िए, किसी भी स्पोर्ट में आप कभी जो है ग्रो नहीं करोगे अनफॉर्चुनेटली। जब तक आपका ऐसा सेटअप होगा हर स्पोर्ट में इसीलिए हम लैक करते हैं, वरना इतना पॉपुलेशन होने के बाद आपको चाइना जैसा डोमिनेट करना चाहिए ओलंपिक्स। क्यों नहीं कर पाते? द बिगेस्ट रीजन इज द वे वी रन आवर स्पोर्ट्स। जब तक वो ठीक नहीं होता तब तक आप कभी जीत नहीं सकते। जब तक वो ठीक नहीं होता तब तक आप कभी मतलब कोई चांस ही नहीं होना चाहिए बाकी टीमों को क्रिकेट में, कोई चांस नहीं होना चाहिए। आपके पास इतना टैलेंट है, आपके पास इतना पैसा है, आप चाहे तो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर कह सकते हो कि 2 टेस्ट मैच के बीच में 8 दिन का गैप है, हम एक 4 दिन का मैच खेलना चाहते हैं। वो कहेंगे सर हमारे पास तो प्लेयर नहीं अवेलेबल, नहीं मैं अपना टीम लेके आऊंगा, इंडिया है। यहाँ पे आपको डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट जरूरत है जो सोच सके, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग सोच सके। अभी आप एक बड़े सीरीज में आप सोच रहे हो कि ऐसे खिलाड़ी को खिलाया जाए जो 1.5 महीने से खेला नहीं है। नेट्स पे खेलना और मैच में खेलना 2 अलग अलग चीजें होते हैं। यू शुड बी एबल टू थिंक आउट ऑफ योर बॉक्स कि भाई आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास खिलाड़ी नहीं है, आपका डोमेस्टिक सीजन चल रहा है, आपका बिग बैश चल रहा है, मैं अपने इंडिया ए की टीम को लेके आऊंगा और उनके बीच में हम लोग एक प्रॉपर फर्स्ट क्लास मैच करेंगे। आपके पास अंपायर है तो बताइए, वरना मैं इंडिया से अंपायर लेके आऊंगा। आपके पास इतना पैसा है, ये आपको थिंकिंग की जरूरत है, यहाँ पे आपको प्रोफेशनल अप्रोच की जरूरत है। दैट्स वेयर यू नीड अ डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट टू ओवरसी क्रिकेट ओवरऑल। अब विमेंस क्रिकेट को ले लीजिए, वो रडरलेस है, मतलब लीडरलेस है, बस चल रहा है। मतलब आप जीत नहीं रहे हो, आप मतलब नीचे वाली टीमों को हरा रहे हो, ऊपर वाली टीम को आप कभी नहीं हरा पाते। विमेंस क्रिकेट में आज के दिन में जितना पैसा इंडिया के पास है किसी के पास नहीं है। नॉट इवन ऑस्ट्रेलिया, नॉट इवन ऑस्ट्रेलिया। और आप यू शुड बी एबल टू बिल्ड अ टीम, अ स्ट्रक्चर दैट विल बी एबल टू बीट ऑस्ट्रेलिया कंसिस्टेंटली। यू शुड बी डोमिनेंट इन वुमेन्स क्रिकेट ऑल्सो एंड मेन्स क्रिकेट। अंडर 19, हम क्या है ना, अंडर 19 में खेल खेल के आप खुश हो जाते हैं और वो भी नहीं जीता हमने, तो फिर आपको मतलब यू आर नॉट एबल टू प्रोग्रेस। और वी आर हैप्पी इन दिस मीडियोक्रिटी इन ऑल स्पोर्ट्स एंड स्पेशली क्रिकेट। सर समटाइम्स ना ऐसी रिपोर्ट्स भी निकल के आते हैं कि जैसे लोग चाहते हैं कि हम एक प्लान इन प्लेस रखें, लाइक जैसे सीनियर प्लेयर्स हैं हम उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खिलवाएं ताकि उनका फॉर्म थोड़ा उभर के आ पाए, पर जो प्लेयर्स हैं वो शायद उतने ज़्यादा विलिंग नहीं है कि हम खेलेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट, हम उतना एफर्ट डालना चाहते हैं नहीं चाहते। तो कहीं ना कहीं क्या इसमें प्लेयर्स को ब्लेम करना ठीक नहीं होगा? प्लेयर्स को ब्लेम करना नहीं है ये, अगेन इट बॉइल्स डाउन टू सिस्टम। इट अगेन सर बट सिस्टम तो चाहता है ना कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो। आप लोग नहीं चाहता। सिस्टम में कौन है?
बोर्ड है, सेलेक्टर्स है, टीम मैनेजमेंट है। सेलेक्टर्स चाहते हैं वो खेले, जो खिलाड़ी है सुपरस्टार है वो सीधे फोन कर सकता है ऊपर बोर्ड में, भाई मुझे नहीं खेलना यार। हाँ मत खेल कोई प्रॉब्लम नहीं, वो नहीं खेलेंगे यार, बस खत्म। ओके ये ऐसा नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया में। पैट कमिंस विल नॉट कॉल द सीईओ, वो एग्जीक्यूटिव जीएम को फोन करेगा। इट ऑल बॉइल्स डाउन टू सिस्टम, क्योंकि सिस्टम इज अलाउड द सुपरस्टार कल्चर। सर एक्चुअली ये इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि मैं इस पे पॉडकास्ट के एंड पे भी दोबारा आऊँगा एक बार। आपने बहुत ही पैशनेट स्पीच दी एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इसमें से काफ़ी सारे डिस्कशन पॉइंट्स निकल के आएंगे। एक्चुअली मैं इसको थोड़ा सा भी इंटरनेशनल स्केल पे लेके जाना चाहता हूँ। अभी चैम्पियंस ट्रॉफी आ रही है एंड उसके अराउंड भी एक ये ओपन सीक्रेट था कि इंडिया नहीं जाने वाली है पाकिस्तान, ठीक है। एंड उसमें ऑफकोर्स आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट का भी हाथ है, जो भी है मॉरली भी सही नहीं है। अगर मेरे से पूछा जाए, मैं अगर सर आपको अपना ओपिनियन दूँ तो मैं भी नहीं चाहता कि हम पाकिस्तान खेलने जाएं। आप अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कर सकते हैं। बट जो ये पूरा नैरेटिव है कि बीसीसीआई जो है वो अपना बुली कर सकता है, दे कैन बुली देयर वे इनटू द डिसीजन मेकिंग ऑफ आईसीसी, इसमें कितनी वैलिडिटी है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? पहली बात तो मैं बता दूं कि एक मिथ है, क्योंकि मैं आईसीसी में काम कर चुका हूं। ये एक मिथ है कि आईसीसी कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडी है। आईसीसी क्या है? आईसीसी इज बेसिकली अ मेंबर्स बॉडी, जहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है वो फैसला करता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन होते हैं? 12 फुल मेंबर, 3 एसोसिएट मेंबर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो जो भी फैसला होता है आईसीसी के लेवल पे, जो आईसीसी का स्टाफ है वो सिर्फ जो बोर्ड का फैसला होता है उसको इम्प्लीमेंट करता है। उनका और कोई काम नहीं। उनको कहा जाए कि आप टूर्नामेंट मार्च में कराओ तो मार्च में जाके कराएंगे, उनका कोई फैसला नहीं होता। तो ये जब टूर्नामेंट दिया जा रहा था इस साइकिल में 31 तक, तो वो हर लेवल पे डिस्कस होता है। पहले चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी में डिस्कस, पहले सबसे पहले वो उसका वर्किंग ग्रुप बनता है। वर्किंग ग्रुप में काफ़ी लोगों को ऐड करते हैं अलग अलग कंट्री से। फिर उससे एक पेपर बनता है, उसके अलावा भी एक पेपर बनता है। वो फिर पेपर जाता है चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी में, जहाँ पे 2020-21 में इंडिया के तरफ से जय शाह थे। फिर उसके बाद वो चीफ एग्जीक्यूटिव के लेवल से वो जाता है आईसीसी के बोर्ड के पास, जहाँ पे इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे सौरव गांगुली, जो वर्किंग ग्रुप का भी हिस्सा थे, जिसने इवेंट डिसाइड किया था कहाँ पे होने वाला है, कहाँ क्या होने वाला है। तो ये हर लेवल पे डिस्कस हुआ, उसके बाद ही अलॉट किया गया। तो जब आप अलॉट कर रहे थे तब हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने क्यों खुलकर नहीं कहा कि हम नहीं आ सकते, डिपेंड करेगा हमारे बोर्ड, हमारे गवर्नमेंट पर। तो ये 4 साल पहले बता देना चाहिए था। अब 4 साल बाद आपने आखिरी वक्त पर आके बताया ये बात, जबकि सबको पता था कि नहीं जाएगा। पर ये 4 साल पहले होना चाहिए था। जब डिस्कस हो रहा था हर लेवल पर, तब आपके लोगों ने मुंह खोलकर नहीं बताया कि सर मैं एक पॉइंट ऐड करूं बीच में, एक क्वेश्चन ऐड करूं। मुझे लगता है मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले करता हूं। बोर्ड ये भी तो कह सकता है ना कि 4 साल पहले हम कैसे बोल दें, क्योंकि फिर इलेक्शंस भी होंगे अभी। ना बिल्कुल तो गवर्नमेंट चेंज हो गई तो क्या पता पॉलिसी चेंज हो जाए। पाकिस्तान पॉलिसी हमेशा गवर्नमेंट ही डिसाइड करता है ना। हाँ सर, बट गवर्नमेंट चेंज हो सकती है ना, अभी इलेक्शन हो ना। तो गवर्नमेंट चेंज हो जाती तो ओवरनाइट टीम थोड़ी पाकिस्तान चली जाएगी। अगर पॉलिसी चेंज हो गई तो क्या पॉलिसी चेंज होगी? पॉलिसी क्या चेंज है? मतलब जो नया गवर्नमेंट आएगा, डू यू थिंक दे विल बी फूलिश इनफ टू चेंज अ पॉलिसी एंड बिकम अनपॉपुलर? या दैट्स करेक्ट। प्रैक्टिकली नहीं हो सकता, ऑफ कोर्स हो ही नहीं सकता ना। मतलब ये 360 डिग्री वाला यू टर्न तो बिल्कुल नहीं होगा ना। या किसी भी हालत में गवर्नमेंट चेंज भी हो जाए भले, या जब तक गवर्नमेंट बोलता नहीं है आपको, तब तक आप नहीं जा सकते। ओके। ये बिल्कुल नहीं कहा गया था मीटिंग में, सीईसी में भी और बोर्ड में भी। तो गलती किसकी है? तो सर ये क्यों नहीं कहा? लेकिन ये पता नहीं ना। जो इंडिविजुअल्स है आपको उनसे पूछना चाहिए जी। क्या वो मतलब क्या ये एक पावर दिखाने का तरीका है कि आप लोगों को पता होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ओके मुझे सर ऐसा लगता है कभी कभी। हाँ सर प्लीज। नहीं, बात यह है कि आपके पास मौका था, मतलब आपको लग रहा है कि हो जाएगा, जब होगा देख लेंगे, उस तरह का एटीट्यूड है। अगेन बॉइल्स डाउन टू वे वी रन आवर स्पोर्ट एंड आवर क्रिकेट।
मैं भी ये कहता था, दैट्स व्हाट आई आल्सो थिंक, कि अगर आपने 4 साल पहले बता दिया तो फिर मतलब आपको अभी डील करना पड़ेगा उस चीज़ से, 4 साल आगे वाली बात से। ये क्या होता है मालूम है आपको, काफ़ी बार ऐसे भी होता है, वो आईसीसी के जब बोर्ड में जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो हर 3 साल बाद सब जगह बोर्ड के प्रेसिडेंट, चेयरमैन, रिप्रेजेंटेटिव सब चेंज हो जाते हैं। वो भी सोचते हैं अब फैसला कर लिया, अब इसको टाल दो, फिर आगे जाके देख लेंगे, क्योंकि ये अब हमने फैसला कर लिया, जब होना होगा तब जो होगा वो डिसाइड कर लेगा क्या करना है। सर इसमें फिर इनडायरेक्टली ये नोशन वैलिड नहीं हो जा रहा कि, क्योंकि आई फील कि आप अगर इतनी लग्जरी ले पा रहे हो कि नहीं हम देखेंगे जब होगा सब होगा, तो वो प्रिविलेज भी इसलिए आ रहा है क्योंकि आप एक बहुत ही डोमिनेटिंग पोजीशन पे हो क्रिकेटिंग वर्ल्ड पे। तो ये क्या इनडायरेक्टली वैलिडेट नहीं करता इस नैरेटिव को कि बीसीसीआई काइंड ऑफ बुली करता है आईसीसी को? मैंने आपसे कहा ना, आईसीसी करके कुछ है नहीं। आईसीसी इज जस्ट मेंबर बॉडी जहाँ पर 15 लोग आके मीट करते हैं बस। तो सर बाकी लोग क्यों नहीं क्वेश्चन उठा रहे इसके ऊपर? फिर क्या उठाएंगे क्वेश्चन, क्या सवाल उठाएंगे? आप 15 लोग बैठ के बात कर रहे हो जिसमें एक के पास सबसे ज्यादा पावर है, बाकी जो सीईओ आईसीसी है इज पावरलेस, आईसीसी का चेयर जो है इज पावरलेस, एवरीबॉडी इज पावरलेस। तो इट इज अ मेंबर बॉडी, इट इज नॉट अ फीफा जहाँ पे 150 कंट्री एक साथ मिलकर डिसाइड करते हैं। यहाँ पे जो है एक आईसीसी बोर्ड है जहाँ पे सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं। तो बीसीसीआई भी आईसीसी है, पीसीबी भी आईसीसी है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी आईसीसी है, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड भी आईसीसी है। कोई अगर आज कहता है कि आईसीसी पावरलेस है तो आप सब पावरलेस हो ना, बिकॉज जो आईसीसी का बोर्ड होता है उसमें जो बैठते हैं वो सब आईसीसी के डायरेक्टर्स है पहले, उसके बाद अपने बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो जो डायरेक्टर है तो वो अपने ऊपर ही उंगली कर रहा है ना कि मैं पावरलेस हूं। अगर आप कह रहे हो कि आईसीसी टूथलेस है, जो बैठा है उस मीटिंग में एज ए डायरेक्टर, एज ए रिप्रेजेंटेटिव, वो खुद आईसीसी है। तो जयशाह का रोल एग्जैक्टली होगा क्या फिर आईसीसी के अंदर? आईसीसी के अंदर मतलब ये अगेन एक मिसकंसेप्शन है। इट इज नॉट अ पोजीशन वेयर इज बीइंग पेड सैलरी, इट इज नॉट अ पोजीशन व्हेन ही इज गोइंग टू बी सिटिंग इन दुबई। जब जरूरत होगा वो दुबई जाएंगे, जब जरूरत नहीं होगा अहमदाबाद से काम करेंगे, जो भी काम करना है। अगर इट इज नॉट अ जॉब, ही इज जस्ट अ चेयरमैन, दैट्स इट। अच्छा, तो सर ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब चेयरमैन होने के नाते वो काफ़ी चीज़ें इंडिया के फेवर में ले आए? ये मिसकंसेप्शन है पूरा एक। बिल्कुल मिसकंसेप्शन है ना, बिकॉज ही इज इलेक्टेड एज अ इंडिपेंडेंट चेयर। उनके अलावा भी एक इंडिया रिप्रेजेंटेटिव होगा मीटिंग में। ही इज देयर एज एन इंडिपेंडेंट चेयरमैन, ही इज नॉट देयर एज अ इंडिविजुअल, मतलब हु इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया। तो सर इसमें एक फॉलोअप क्वेश्चन मेरा ये था कि जब अभी निकल के आया कि क्या अग्रीमेंट फाइनली हुई है एंड क्या होने वाला है, उसमें एक बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट ये था कि डेफिनेटली अब हाइब्रिड मॉडल तो हो ही गया, विच वॉज एक्सपेक्टेड, बट इन द सेम ब्रेथ अब अगले 3-4 सालों में जो भी इंडिया में आईसीसी इवेंट्स होने वाले हैं उसमें पाकिस्तान भी इंडिया नहीं आएगी। तो एक नेचुरल क्वेश्चन इससे ये आता है कि क्या कहीं ना कहीं ये इंडिया के लिए एक एग्जैक्टली विन विन सिचुएशन नहीं हुई है? क्या हम लोग नेगोशिएशन में थोड़ा पीछे रह गए? क्या हमें बेटर करना चाहिए था? इसके बारे में से आप क्या कहेंगे? ये कभी ना कभी तो होना ही था ना, कभी ना कभी तो कोई ना कोई आप ऐसे खड़े उठ के कह देगा कि आप नहीं आ रहे तो हम भी नहीं आ रहे। ये कभी ना कभी तो होना ही था। आई डोंट थिंक दैट्स अ बिग सरप्राइज इन माय व्यू। पर सर यहाँ पे फिर हम डोमिनेंस असर्ट क्यों नहीं कर पाए इस चीज़ पे? तो डोमिनेंस की बात ही नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ ना। मतलब आप जब बैठे हो पाकिस्तान में, पाकिस्तान कह सकता है कि हम नहीं आना चाहते, क्योंकि वो कह सकता है आप नहीं आ रहे तो हम भी नहीं आएंगे, वो अड़ गया। अब ऑल द फैक्टर्स कंसिडर्ड, जो आईसीसी के इवेंट्स और राइट्स और स्पॉन्सरशिप वगैरह सब होता है, वो सभी टीमों के इन्वॉल्वमेंट के बेसिस पे सब कुछ बिकता है अगले 4-5-6 सालों के लिए जी। तो अगर पुल आउट करके तो उसका एक डोमिनो इफेक्ट होगा फिर वो सभी चीज़ों पे इम्पैक्ट करेगा, नुकसान सबको होगा। क्योंकि यार पाकिस्तान कहता है कि हम नहीं आएंगे तो फिर वो उसका असर होगा कि स्पॉन्सर कहेगा कि हम उतना पैसा कम देंगे मतलब इस साइकिल में। अगर वो पैसा कम देंगे तो इंडिया और बाकी बोर्ड्स को कम मिलेगा पैसा, ब्रॉडकास्टर वही कहेगा, सो सब एक डोमिनो इफेक्ट होगा उसको। तो इसीलिए कहीं ना कहीं उस चक्कर में सबको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। सर इसमें एक और चीज़ मतलब एंगल में डालने का ट्राई करता हूँ, क्या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इंडिया थी इसलिए उनके पास इतना प्रिविलेज था कि उन्होंने कह दिया कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे और फिर भी हाइब्रिड मॉडल हो गया? कोई और कंट्री होती तो शायद कहते ठीक है आप मत खेलो, या फिर ये हर किसी के लिए होता? हो सकता है पर उस केस में भी वो बोर्ड में बैठ के डिसाइड करते, और बोर्ड में पता नहीं क्या होता। बोर्ड में अगर वो इंडिया के साथ होते तो इंडिया कहता था ठीक है भाई तुम्हारे लिए मैं
मैं लड़ूंगा और मैं कह दूंगा, सब लोग मिलकर कहेंगे कि नहीं नहीं हाइब्रिड कर देंगे आपके लिए। बेसिकली कलेक्टिव कंसेंसस पे डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहते हैं। देखिए बहुत पॉपुलर मिथ ब्रेक हो गया आज ये, सर ने कर दिया कि बीसीसीआई अपनी चलाती है पूरी आईसीसी के अंदर, जबकि ऐसी कुछ सॉर्ट ऑफ चीज़ें होती ही नहीं है। बट आई थिंक वी कैन मूव ऑन एंड लेट्स टॉक अबाउट द इंडिया वर्सेस पाकिस्तान राइवलरी नाउ, क्योंकि अभी चैंपियंस ट्रॉफी में इट इज़ मच अवेटेड। एंड सर मुझे पता चला रिसर्च करते हुए कि आपने 2004 का टूर कवर करा था पाकिस्तान का, तो एक ऐसे आदमी होते हुए जिन्होंने पाकिस्तान जाके वो टूर कवर कराओ, फर्स्ट ऑफ ऑल विल यू मिस कि इंडिया, डू यू एक्चुअली मिस कि इंडिया से पाकिस्तान के मैचेस इतने कम होते हैं अब? नहीं, आई डोंट मिस, बिकॉज इट्स अ कॉल दैट आई डोंट टेक. It's a call that I don't take, and frankly I don't want to take. It's a call that the government has to take and the BCCI has to take more than anything else. And if the government doesn't want India to play, then so be it. So I don't. सर एक तो मैंने पर्सनली क्रिकेट ऐसा नहीं है कि मैं 2010 के आसपास से देखता आ रहा हूँ, मैंने थोड़ा बाद में स्टार्ट करा था देखना। सो मेरे लिए एक सरप्राइजिंग चीज़ ये थी, क्योंकि बाय द टाइम आई स्टार्टेड वॉचिंग क्रिकेट तब तक इंडिया एक बहुत ही डोमिनेटिंग पोजीशन में आ चुकी थी, इवन इन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान राइवलरी। सो मेरे दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन होता था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है हेड टू हेड वो एक्चुअली में पाकिस्तान के फेवर में है। वाई डू यू थिंक पाकिस्तान पहले इतना जीती थी डिस्पाइट अस बीइंग द रिचेस्ट बोर्ड एंड इतनी पावर होने के बाद भी? 80s और 90s में इंडिया वाज नॉट द रिचेस्ट बोर्ड. 80s और 90s में इंडिया वाज अ मीडियोकर टीम, एंड मतलब इंडिया दे हैड बेटर बॉलिंग देन इंडिया इन 80s and 90s, एंड इट शोड इन द रिजल्ट्स मेरे हिसाब से. स्पेशली शारजा में जब वनडे क्रिकेट होता है वहाँ पे यू नीड वेरी गुड बॉलर्स, विकेट टेकिंग बॉलर्स हु कैन बी पेनिट्रेटिंग. इंडिया के पास अब बॉलिंग अटैक नहीं होती थी. इंडिया के पास जो भी मीडियम पेसर होते थे, दे नीडेड कंडीशंस टू बी सक्सेसफुल. सो यू ऑलवेज स्ट्रगल्ड इन वनडे क्रिकेट बिकॉज फ्लैट पिचेस होते थे मोस्टली. आप देखें बिटवीन, बहुत पीछे चला जा रहा हूँ, बट बिटवीन October 1985 and April 1987, India played Pakistan in about 12 or 13 one-day internationals, and they won just one one-day international, and that too was a tied encounter at Hyderabad. And they won that because they lost lesser wickets than Pakistan, because तब ऐसा रूल होता था. 80s में रूल ऐसा होता था कि अगर आपने कम विकेट खोया है तो आप मैच जीते, भले ही स्कोर टाई हो गया. ओके. तो वो तब हुआ था, तब ऐसे हुआ था. तो 2 साल के गैप में भारत ने सिर्फ एक बार उनको एक ऑफिशियल वनडे इंटरनेशनल में आ रहा है. उसके अलावा भारत ने 2 एग्जीबिशन मैच खेले थे. एक 86 में इंग्लैंड में पाकिस्तान के खिलाफ, वो मैच जीता था पर वो एग्जीबिशन था. और 87 में वर्ल्ड कप से पहले दिल्ली के नेहरू स्टेडियम में एक डे नाइट मैच हुआ था एज अ प्रीकर्सर टू द वर्ल्ड कप. वो मैच जीता था. ऑफिशियल मैच 2 साल में भारत बिल्कुल नहीं जीता. एंड दोस 2 years सेट द टोन फॉर इंडिया पाकिस्तान राइवलरी इन वनडे क्रिकेट. और उसके बाद उसी बीच में वो मियां दर्द का लास्ट बॉल का छक्का आया. उसी बीच में उस 85 के एंड में जो है उनको ऐसे एक अनलाइकली विन मिला. 86 के एंड में शारजा में वैसे ही मंजूर इलाही करके खिलाड़ी था, उसने मतलब 7 विकेट खोने के बावजूद एक छोटा टोटल स्कोर कराया. 87 में मैच एकदम खत्म हो गया था कैलकाटा में, वनडे मैच खत्म हो गया था. सलीम मलिक अकेले डटा हुआ था क्रीज पे. जैसे मियांदाद ने खेला था वैसे ही 87 में कैलकाटा में खेला उसने. वो मैच जो हार गए थे पाकिस्तान, वो मैच जीत गए. और मैच हारने के बाद इतना उसका रिएक्शन हुआ कि जो इंडियन टीम थे वो बस में बैठ रहे थे तो उनको पत्थर मारा गया, टमाटर अंडा सब कुछ मारा गया था, उनको सबको नीचे लेटना पड़ा था. बहुत कुछ हुआ था उस 87 वाले मैच के बाद. तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो मतलब एज इन सेट करता है. तो वो एक टोन सेट हो गया. पाकिस्तान बिलीव बिकॉज ऑफ दोज 2 years and because they won 3-4 one-day matches in that period where they believed that A, they felt they were better than India. B, their captain Imran Khan was more confident. मतलब he only feared one person in the Indian team at that time, Gavaskar. Yeah. And he didn't rate any of the other players in the Indian team, frankly. और उसके अलावा जो है हमारी बॉलिंग अटैक बहुत कमज़ोर थी. वो ट्रेंड सा बनता गया और फिर इट कंटिन्यूड राइट टिल द 90s.
मैं हमेशा कहता हूं कि भारत और इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी जो है, स्पेशली वनडे क्रिकेट में, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट बहुत कम हुआ है, 2 छक्कों के बीच की कहानी है। एक छक्का जो जावेद मियांदाद ने मारा, उसके बाद वो पूरा मोमेंटम उनके तरफ शिफ्ट हो गया, और दूसरा छक्का जो तेंदुलकर ने स्लैश करके मारा शोएब अख्तर की गेंदबाजी पर 2003 वर्ल्ड कप में, उसके बाद पूरी तरह से इंडिया की तरफ शिफ्ट हुआ। दो इन द लास्ट 20 years वी हैड 2 situations वेयर उन्होंने 2009 के चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को हराया, 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हराया, 2021 के T20 वर्ल्ड कप में हराया, 2014 के एशिया कप में लास्ट के 2 बॉल में आफरीदी ने छक्का मारकर मैच जिताया था। तो ये हो चुका है, बट दीज हैव बीन वेरी फ्यू एंड फार बिटवीन। इंडिया इज ओवरऑल डोमिनेटेड इन दिस लास्ट 20 years। और सर और कोई ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी का? बहुत ही एंटरटेनिंग था ये। इंडिया पाकिस्तान में देखिए हमेशा ही मतलब एज इन 50-60s में तो वो हारना ही नहीं चाहते थे। अच्छा। तो बहुत ड्रॉज हुए हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और आपको पता ही है कि 61 से लेकर 78 तक इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई क्रिकेट नहीं हुआ था। सर क्यों नहीं हुआ? बिकॉज बीच में 2 वॉर था, 65 का एक वॉर था और 71 का बांग्लादेश वॉर था। करेक्ट। तो 17 साल कोई क्रिकेट नहीं हुआ था। तो आई थिंक करीबन 1-2 जनरेशन ने एक दूसरे के सामने खेला नहीं है। सर उसके बाद वो रिवाइव कैसे हुआ था फिर? वो 78 में गवर्नमेंट आया मोरारजी देसाई का, 77 में उन्होंने फैसला किया कि अब इंडिया पाकिस्तान के बीच में वापस शुरू करना चाहिए। तो 78 से लेकर 89 तक हर साल मतलब प्रैक्टिकली एवरी ईयर और एवरी अदर ईयर क्रिकेट होता था, बायलैटरल सीरीज होता था। अच्छा अच्छा। तो सर क्या हमें ऐसा कुछ अभी प्रेजेंट में देखने को मिल सकता है कि कोई गवर्नमेंट आगे कह दे कि यार चेंज कर दो? नहीं, नो आइडिया। हाँ। आगे क्या होगा मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। सर डू यू थिंक पिछले कुछ टाइम में ये राइवलरी थोड़ी ओवररेटेड हो गई है? हो इसलिए गई है बिकॉज वो हाइप ज़्यादा हो जाता है ना, बिकॉज बहुत कम हो रहा है। आप देखें 78 से 89 के बीच में हाइप नहीं होता था, क्योंकि मीडिया भी कम थी, और हाइप भी नहीं होता था क्योंकि वो हर साल खेल रहे हैं, हर दूसरे महीने खेल रहे हैं, हर तीसरे महीने खेल रहे हैं। वैसे ही जब वो 2003 से 2004 में जब मैं गया था, 2008 तक जब वो रेगुलरली खेल रहे थे, तब भी हाइप नहीं होता था, बिकॉज इट वॉज जस्ट अनदर मैच। 2004 में ठीक है हम जब गए थे तो मतलब ऐसा हो गया था, हाइप हो गया था, मतलब ऐसे हम बिकॉज इट वॉज अ टेस्ट टूर हैपनिंग आफ्टर 15 years, तो बहुत ज़्यादा हाइप उसकी वजह से भी हो गया था। पर ओवरऑल अगर आप देखें तो मतलब 2004 से लेकर 2008 जब रेगुलर क्रिकेट हो रहा था, तब उतना ज़्यादा मतलब हाइप नहीं होता था, बिकॉज इट वॉज जस्ट अनदर सीरीज दैट वॉज हैपनिंग। सर एक बहुत ही बर्निंग क्वेश्चन मेरे दिमाग में है, जो कि हम ना जब भी ऑडियंस से इंटरेक्ट करते हैं तो वो भी सेम चीज़ पूछ रहे होते हैं। एंड सर आपने क्योंकि आईसीसी में काम कर रखा है तो आपसे बेटर मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ को आंसर कर सकता है कोई। जब से 2008 के बाद से हमने खेलना बंद करा पाकिस्तान के साथ बायलैटरल्स, ऑल्दो बीच में 2012 में एक हुआ था, बट ओवरऑल इट हैज़ नॉट एग्जिस्टेड। तब से ना सर मैंने इनफैक्ट पिछले 7-8 सालों में मेजरली एक ट्रेंड नोटिस करा है कि जब भी कोई आईसीसी इवेंट होता है, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, ओडीआई वर्ल्ड कप में तो अब राउंड रॉबिन फॉर्मेट ही कर दिया है, उसमें वो लोग ग्रुप्स ऐसे बनाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड हमेशा एक ग्रुप में होती है और इंडिया पाकिस्तान हमेशा एक ग्रुप में होती है। एंड लोग कहते हैं कि ये लोग रिग कर रहे हैं ड्रॉज बेसिकली ग्रुप का। क्या इसकी वैलिडिटी है? क्योंकि बहुत ऑब्वियस हो गया इस टाइम पे। आई डोंट नो, मतलब एज इन रिग करने की बात ही नहीं है। अब ओडीआई वर्ल्ड कप में 10 ही टीम है, पहली बात। T20 वर्ल्ड कप में जो है आपके पास 20 टीमें होंगी इस साल से, तो पिछले साल से, तो इसमें कोई रिग वाली बात नहीं है। ये कोई आईसीसी वाला फीफा वाला फुटबॉल वर्ल्ड कप नहीं होता कि मतलब आप एक बॉल से निकाल रहे हो, इस तरह से नहीं होता। वो तो डिसाइड ही ग्रुप ऐसे करता है कि उनको करना है, तो रिगिंग और की बात ये ही मतलब जब आप राइट्स भी बेचते हो ना, आप आगे का राइट्स पहले ही बेचते हो, तो उसमें आपको बताना पड़ता है आपके ब्रॉडकास्टर को, स्पॉन्सर को, कि ये बैच होगा, ये मैच हो सकता है, कितने मैचेस होंगे, ये आपको बताना पड़ता है वो सब पहले से। अच्छा 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 अच्छा। तो आईसीसी जो है अपने राइट्स पहले ही 6-7 साल पहले ही बेच देता सब कुछ, 6-7 साल के लिए। तो फिर आपके पास क्या, आप तो मतलब गेंद टूर्नामेंट शुरू होने से पहले बैंक में आपके पास पैसे आ चुके हैं। ये मिथ है कि इंडिया मतलब ऐसे वो मैच होने के बाद ही, वो मैच भी इंश्योर्ड है। या आई थिंक ये वही है ना, मतलब एक टेक्निकलिटी पे आईसीसी जीत जाती है हमेशा। फीफा में फुटबॉल में देखते हैं कि ड्रॉज हो रहे हैं पूरे अलग से, उनका भी अलग टेलीकास्ट हो रहा है, एंड देन वी गेट टू सी सरप्राइजेस। तो वहाँ पे आप रिगिंग वाला कॉन्सेप्ट लेके आ सकते हो, बट यहाँ पे तो आईसीसी कुछ कहता ही नहीं कि हम लोग ड्रॉज कर रहे हैं, तो रिगिंग की बात ही नहीं आती यहाँ पे। सर इसमें ना हम लोग थोड़ी सी वर्ल्ड कप की बातें करते हैं। अभी हमने चैंपियंस ट्रॉफी की बातें करी। 2023 का वर्ल्ड कप सर मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन के लिए सबसे ज़्यादा स्कारिंग वर्ल्ड कप था। आई थिंक सर आपके टाइम के लिए शायद 2003 का वर्ल्ड कप रहा होगा वैसा। हो सकता है,
हो सकता है 2003 का वर्ल्ड कप हो सकता है, पर आई थिंक आई हैव अ थियरी. आई थिंक दैट अगेन इट बॉइल्स डाउन टू द सिस्टम. इंडिया इज नॉट अ कंट्री दैट इज मेंट टू विन व्हाइट बॉल टूर्नामेंट्स. इसका क्या मतलब है? हाँ बिल्कुल, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ. बिकॉज दैट इम्पैक्ट्स योर टेस्ट क्रिकेट. ओके, क्यों सर? बिकॉज आप देखें 83 का वर्ल्ड कप जीता. क्या आपको पता है कपिल देव ने अपना पहला टेस्ट मैच एज कैप्टन कब जीता था? नो सर, बताइए सर. बिल्कुल. वो 83 में कप्तान बने थे. मई 83 में कप्तान बने थे, जो वेस्ट इंडीज गया था टीम. उनको 3 साल लगा अपना पहला टेस्ट मैच जीतने के लिए. ओके. तो इंडिया इज नॉट मेंट टू बी अ कंट्री हु कैन विन व्हाइट बॉल टूर्नामेंट्स एंड येट बी डोमिनेंट अक्रॉस फॉर्मेट्स. बिकॉज हम जब एक फॉर्मेट में वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं, जैसे ओडीआई में बने 83 में, 3 साल लग गया आपको टेस्ट क्रिकेट में जीतने के लिए. 3 साल में आपने, जब तक वो टेस्ट मैच नहीं जीता था इंग्लैंड में, सिर्फ एक टेस्ट मैच जीता था इंग्लैंड के सामने 84 के एंड में. बिटवीन 81 अक्टूबर एंड 86 जून इंडिया ने सिर्फ 2 टेस्ट मैच जीता. अब सर मैं सोच रहा हूँ तो मुझे लग रहा है 2011 वर्ल्ड कप के बाद भी हम लोग 8-0 हारे थे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया. नहीं, एक्चुअली में फिर अभी 24 T20 वर्ल्ड कप के बाद भी हम लोग टेस्ट में गंदे हो गए एकदम से. डैम सर ऐसा क्यों है? लेकिन इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग है ये. अगेन इट बॉइल्स डाउन टू सिस्टम. मतलब सिस्टम से कैसे फिट कर रहे हैं इस चीज को? सिस्टम से, बिकॉज आप मतलब आपने, ऑस्ट्रेलिया ने ओडीआई वर्ल्ड कप जीता. ऑस्ट्रेलिया का T20 में कैप्टन कौन था? मिचेल मार्श. और पैट कमिंस फिर भी टीम में थे. उन्होंने ये नहीं कहा कि आप जो है, आपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जिताया हमको और आपने हमको ओडीआई वर्ल्ड कप भी जिताया, तो आप ही कप्तानी करोगे. इंडिया में ऐसा होता तो वो मतलब लोग कहते हैं पागल हो गए, मतलब तलवार लेके बाहर निकल आते हैं. इट इज अ सिस्टम. वो कह रहे हैं कि आपने हमको ओडीआई और टेस्ट जिताया, वेरी वेल, बट आप हमारे बेस्ट T20 प्लेयर नहीं हो, आप हमारे कप्तान नहीं हो. सर, डू यू थिंक दिस ट्रेंड इज ऑल्सो चेंजिंग नाउ, क्योंकि अब सूर्य कुमार यादव को कप्तानी दे दी गई है, एंड आई होप टेस्ट क्रिकेट में और ओडीआईज में अब कोई डिफरेंट कैप्टन नहीं होगा. यार मतलब इट्स वेरी हार्ड टू से, बिकॉज इंडियन क्रिकेट में मोर थिंग्स चेंज, मोर दे रिमेन द सेम. ओके सर, क्या मतलब है? और एक्सपैंड करिए इसको. यार मतलब ऐसा लगता है कि आपको ऐसा बदलाव हो सकता है, पर काफ़ी बार हम वापस चले जाते हैं. जैसे पिछले साल हमने वापसी की थी रोहित की तरफ. He became T20 captain last year only because he took India to the ODI World Cup final. अगर ODI World Cup के फाइनल तक आप गिरते पड़ते जाते तो शायद वो T20 नहीं खेलता पिछले साल. सेम फॉर विराट कोहली. या ओके सर, 2023 वर्ल्ड कप की बात करें तो इसमें भी एक बहुत बड़ी डिबेट आती है, एंड ये मेरी पर्सनली एज अ विराट कोहली फैन भी बड़ा मज़ा आता है डिस्कस करने में, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं विराट कोहली वॉज द हीरो ऑफ दैट वर्ल्ड कप. टॉप स्कोरर बन गया, मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिल गया, सचिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया. कुछ लोग कहते हैं रोहित शर्मा वॉज द हीरो ऑफ द वर्ल्ड कप, क्योंकि जो स्टार्ट्स उनने प्रोवाइड करी, जो इम्पैक्टफुल इनिंग्स उनने खेली इवन इन द फाइनल, जब बाकी सारे लोग फेल कर गए थे उसमें, जिस तरीके से उन्होंने इंडिया को लीड करा, वो फील्डलेस अप्रोच लेके आए. कुछ लोग कहते हैं रोहित शर्मा का वो वर्ल्ड कप था. एंड एक और नाम आता है, बट मैं पहले आपसे पूछूंगा कि आपको क्या लगता है पहले हीरो कौन था वर्ल्ड कप का? मेरे हिसाब से टफ कॉल टू टेक, बट आई थिंक से विराट कोहली एंड रोहित शर्मा बोथ वेर हीरोज. बट आई थिंक इंडिया के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मुझे लग रहा है कि सब लोग ये बात भूल गए कि इंडिया के लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि उस वर्ल्ड कप में द रीज़न दैट इंडिया लॉस्ट द वर्ल्ड कप वॉज बिकॉज आपके टॉप 6 में कोई नहीं था जो गेंदबाजी करता था. और आपकी लोअर ऑर्डर बिल्कुल मतलब साइकिल स्टैंड था 100%. बिकॉज पहले के ज़माने में कप्तान के पास आप एक लग्जरी होता था कि वो गांगुली को बॉल दे रहा है, तेंदुलकर को बॉल दे रहे हैं, युवराज को बॉल दे रहे हैं, रायना को बॉल दे रहे हैं, यूसुफ पठान को बॉल दे रहे हैं. उसके पहले वाला जनरेशन में भी आपके पास ऑलराउंडर्स हुआ करते थे 80s में. वो लग्जरी नहीं था इस वर्ल्ड कप के फाइनल में. एंड मैं पहले दिन से इस वर्ल्ड कप में जब से मतलब, और ख़ास तौर पर जब से हार्दिक पांड्या टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे, तब से लेकर एंड तक मैं यही बोलता रहा कि इंडिया के लिए दिक्कत उस दिन आएगी जब आपकी छठे गेंदबाज का आपको इस्तेमाल करने का मौका मिले और आप नहीं कर पाएंगे. आपका कप्तान के दोनों हाथ बंधे गए थे क्योंकि आप सिर्फ वो 5 गेंदबाजों के इर्द गिर्द घूम रहे थे.
तो आई थिंक मोर देन द बैटर्स, आई थिंक द प्रॉब्लम वॉज कि आपके पास वो 6th ऑप्शन या 7th ऑप्शन नहीं था, भले आप इस्तेमाल ना करें। इसलिए जब वो नेदरलैंड्स वाले मैच में, जो लास्ट लीग मैच हुआ था, जब सबने गेंदबाजी की थी, तब एक बहुत बड़ा इवेंट बन गया था और सबको लगा था अरे हमारी टीम तो मतलब, और जब मैं कहता था मुझे लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया था सोशल मीडिया पे। सर मैं आपको, अगर हम लोग इन पर्सन कर रहे होते तो आपको मैं फिस्ट बम देता, क्योंकि हमारे साथ एग्जैक्टली सेम चीज़ हुई है। हमें भी बहुत ट्रोल करा गया था, हमने भी सेम चीज़ प्रोपोगेट करी थी। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आप इस पोजिशन पे आकर भी ये चीज़ को प्रोपोगेट कर रहे हो। सर एक और स्टार का नाम आता है यहाँ पे, जो कि मैं पहले कह रहा था, लॉट ऑफ पीपल से कि एक बहुत ही अंडररेटेड स्टार उस टीम के श्रेयस अय्यर थे। जिस तरीके से उन्होंने हेल्प करा था टीम को, वो और कोई प्लेयर नहीं कर पाया था। ऑफन पीपल से कि 300 का टारगेट और 400 का टारगेट बनाने के बीच का डिफरेंस जो था, वो श्रेयस अय्यर था अल्टीमेटली। एंड वो फाइनल में इवन पैट कमिंस सेड कि उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रिपेयर जो था फाइनल में श्रेयस अय्यर के लिए करा था, क्योंकि वो अगर उस पिच पे चल जाते तो वो कुछ और ही जगह ले जाते। डू यू थिंक श्रेयस अय्यर एक बहुत अंडररेटेड एस्पेक्ट थे पूरी टीम के? पहली बात तो मतलब वो पैट कमिंस जो है, वो मतलब अगर कह रहे हैं कि सिर्फ एक खिलाड़ी के लिए तैयारी की थी तो वो गलत कह रहे हैं। मेरे ख्याल से वो सबके लिए तैयारी करते हैं और वो काफ़ी बार ऐसी चीज़ें कह देते हैं ताकि वो इफेक्ट के लिए बहुत अच्छा लगता है। दूसरी बात, जी हाँ, श्रेयस अय्यर ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, इसलिए वो भारत के ओडीआई सेटअप में हमेशा ही उनका जगह होगा, बिकॉज इज़ द परफेक्ट ओडीआई प्लेयर, क्योंकि बीच के ओवरों में खेल सकते हैं, स्पिन को अच्छा खेल सकते हैं। तो आई थिंक ही इज़ गॉट अ गुड गेम फॉर द ओडीआई सेटअप ऑन फ्लैट पिचेस। आप सर चैंपियंस ट्रॉफी में उनको देख रहे हैं खेलते हुए? बिल्कुल बिल्कुल देख रहा हूँ। मतलब अगर ऋषभ पंत होते हैं, केएल राहुल होते हैं, तो फिर कैसे जगह बनेगी उनकी? देखिए मेरे हिसाब से तो केएल राहुल को विकेट कीपिंग करना चाहिए, बिकॉज आई थिंक ही इज योर प्रीमियर ओडीआई विकेट कीपर बैटर। सो ऋषभ पंत इज आउट फॉर द टीम? मतलब ही कैन बी इन द 15, जरूरी थोड़ी और टीम से बाहर हो। 11 में नहीं होंगे? 11 में नहीं। इंडिया में काफ़ी बार मैंने हाल फिलहाल में देखा फोकस ज़्यादा 11 पे होता है, स्क्वाड पे होना चाहिए फोकस। 11 तो मैच के दिन पता चलेगा ना। नहीं फिर सर एक और जो मुझे कंपैरिजन करना था, परहैप्स सचिन तेंदुलकर की मुझे बातें करनी थी। मेरे पर्सनली फेवरेट प्लेयर सचिन तेंदुलकर रहे हमेशा से। उनकी अगर लेगेसी की बातें करें, अभी जैसे हमने विराट कोहली और रोहित शर्मा की बातें करी थी, अक्रॉस द ईयर्स इतने सारे वर्ल्ड कप्स हैं जहाँ पे सचिन हमारे बेस्ट खिलाड़ी थे। एंड आपने सर उन वर्ल्ड कप्स को रियल टाइम में देखा है, हम लोग थोड़ा बाद में पैदा हुए थे। तो 1996 की बातें कर ले, 2003 की बातें कर ले, 2011 की बातें कर ले, जितने भी आइकॉनिक वर्ल्ड कप्स रहे, आपको क्या लगता है उनका बेस्ट वर्ल्ड कप कहाँ था? आई थिंक उनका बेस्ट वर्ल्ड कप आई थिंक वाज 96, बिकॉज ही वाज एट द पीक ऑफ हिज पावर्स एट दैट टाइम। यंग थे, फॉर्म में थे, मोस्ट डोमिनेंट प्लेयर थे, पर उसका एक फ्लिप साइड भी था कि उनके अलावा और कोई परफॉर्म नहीं कर रहा था उस वक्त इंडियन क्रिकेट में। वो दौर ऐसा था द्रविड़ और गांगुली के आने से पहले और लक्ष्मण के आने से पहले। तो आई थिंक दैट्स व्हाई दैट इज अ टूर्नामेंट दैट विल ऑलवेज स्टैंड आउट इन माय व्यू in terms of Sachin Tendulkar, because he was at the peak of his powers at that time. सर 2003 एक फेमस आंसर है, वो नहीं होगा? क्या 2003 एक बहुत फेमस और पॉपुलर एक ऑप्शन है, वो नहीं हो, उसको नहीं कहेंगे आप? देखिए 2003 में जब तक वो परफॉर्म करने लगे थे, वो परफॉर्म कर रहे थे 2003 वर्ल्ड कप में, और भी लोग थे जो परफॉर्म कर रहे थे टीम में, तो उन पे उतना दबाव नहीं था, एक्सपेक्टेशन नहीं था। एक्सपेक्टेशन था पर उतना नहीं था जितना 96 में था, बिकॉज 96 में उनसे सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि वो आउट होते थे तो पूरा मैच ही खत्म हो जाता, जैसे सेमीफाइनल में हुआ था। तो वो चीज़ इसलिए मतलब दैट्स व्हाई दैट टूर्नामेंट स्टैंड्स आउट फॉर मी फॉर टेंदुलकर, बिकॉज वो करीबन 1.5 साल पहले ही, तब उसके पहले उन्होंने ओपनिंग करना शुरू किया था वनडे क्रिकेट में, तो उनका एक अलग लेवल ऑफ डोमिनेशन हो गया था उस टूर्नामेंट। सर जस्ट टू बैक योर स्टेटमेंट विद स्टैटिस्टिक्स, उस वर्ल्ड कप में टॉप स्कोर सचिन तेंदुलकर थे विद 528 रन एंड नवजोत सिंह सिद्धू थे हमारी टीम के सेकंड टॉप स्कोरर विद 178 रन। मैसिव गैप बिटवीन द टू पीपल। सर अभी ना हमने रिसेंटली एक पॉडकास्ट किया था जब हम लोग विनोद कामली की लाइफ के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, एंड एक बहुत ही पॉपुलर एक क्वेश्चन निकल के आया था उसमें। मैं आपसे पूछता हूँ, द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, आपको जैसे इसको आंसर करना करिएगा। विनोद कामली ने आज से 10-12 साल पहले की बातें हैं, एबीपी न्यूज़ पे, आई थिंक एबीपी न्यूज़ ही थी या कोई और चैनल था, पब्लिकली आके उन्होंने कहा था कि फिक्सिंग हुई थी उस टाइम पे इनडायरेक्टली। सर उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए ऐसा है ना, ये उन्होंने कहा नहीं फिक्सिंग, हाँ इनडायरेक्टली बोला था, तो उसमें कोई प्रूफ नहीं होता, और ये कहना बहुत आसान होता है, और 90s में तो और भी आसान हो जाता है,
क्योंकि उसके बाद काफ़ी चीज़ें बाहर आई थी। तो आई डोंट थिंक इसमें कोई कुछ कह सकता है, जब तक कोई प्रूफ ना, कोई कुछ कह नहीं सकता उस मामले में। सर क्या जैसे ही फिक्सिंग होगा यार, आपके आपके मतलब खिलाड़ी, मतलब पिच इतना ब्रेक हो रहा था, तो आपके पास मौका ही नहीं था उसमें रन बनाने का। सर जब थिंग वाज ना कि उनने जो इंसिडेंट नरेट करा था, उनने कहा था कि पूरी टीम ने मिलकर डिसाइड करा था दैट दे विल चूज टू बैट फर्स्ट अगर टॉस जीत जाते हैं। अजरुद्दीन गोज आउट फॉर द टॉस एंड दे विन द टॉस एंड ही एट द एंड ऑफ द डे ही चोज टू बोल फर्स्ट। इवन सचिन तेंदुलकर रोट इन हिज बुक दैट काफ़ी सरप्राइज हो गए थे सब लोग मिलके कि ये डिसीजन क्यों लिया गया। नहीं, ये गलत बात है। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ एक इंसान ने कहा था कि आपको बैटिंग करना चाहिए पहले, और बाकी सब ने कहा था पहले बॉलिंग करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त रोमेश कालोवितरन, सनत जयसूर्या और श्रीलंका की बैटिंग का बहुत ज़्यादा खौफ था। तो सिर्फ एक इंसान ने कहा था कि इंडिया को पहले बॉलिंग करना चाहिए, बैटिंग करना चाहिए। आप गेस करना चाहेंगे कौन है? सचिन तेंदुलकर? नहीं, ओके, तो फिर अजरुद्दीन। कौन सा बताइए आप? नवजोत सिंह सिद्धू। ओह सिर्फ इंटरेस्टिंग। एक इंसान ने कहा था कि इंडिया को पहले बैटिंग करना चाहिए, बिकॉज वही उन्होंने सही पिच भी देखा और कहा कि हमें पहले बैटिंग करना चाहिए। पर इंडिया के अंदर खौफ था, क्योंकि उस वक्त श्रीलंका जो है कोई भी टारगेट बड़े आसानी से चेस कर रहा था। तो उनको लगा ये पिच कैसे भी हो ये लोग चेस कर देंगे, बिकॉज क्या आप प्लेटफॉर्म सेट कर देते हो ना, तो फिर आसान हो जाता है बाद में देख देख कर खेलने में, क्योंकि सेमीफाइनल में रन रेट का प्रेशर नहीं होता ना। सर जो सेमीफाइनल में हुआ था, जो अल्टीमेटली क्राउड की वजह से मैच अबैंडन हो गया, सर वो क्या मतलब आज की डेट में क्या इज इट पॉसिबल, और क्या बेटर तरीके से हैंडल कर सकते थे उसको? बहुत एक डार्क डे माना जाता, मतलब माना चाहिए हम लोग को अपनी क्रिकेटिंग हिस्ट्री में। बट कैलकाटा में मैंने आपसे कहा 83 में हुआ, 84 में हुआ, 85 में हुआ रादर, जब एक टेस्ट मैच था जिसके लिए कपिल देव को ड्रॉप कर दिया गया था अगेंस्ट इंग्लैंड। उसके बाद गावस्कर को बहुत तंग किया गया था। 83 में हुआ था। फिर गावस्कर ने 85 में जब वो उन्होंने फैसला किया कि मैं कभी कैलकाटा में कोई मैच नहीं खेलूंगा, इट डिडंट प्ले। वो 87 में भी जो मैं वनडे मैच की बात कर रहा था पहले, सलीम मलिक वाली, वो मैच नहीं खेले। उस मैच में उनके जगह पर लालचंद राजपूत खेले। उसके फौरन बाद उसी 2 दिन बाद वहीं पर एक टेस्ट मैच हुआ था जहाँ पे अरुण लाल खेले थे उनके जगह पर, गावस्कर नहीं खेले। कपिल देव और सेलेक्टर्स ने काफ़ी मिन्नतें की, पर उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसे बदतमीज क्राउड के सामने नहीं खेलूंगा। 96 में जब हुआ, 99 में भी हुआ ना, एशियन टेस्ट चैंपियनशिप का जो मुकाबला था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जब तेंदुलकर को रन आउट करा दिया गया था सेकेंड इनिंग्स में, उसके बाद क्राउड में काफ़ी डिस्टर्बेंस हुआ, लोगों ने काफ़ी कुछ फेंका पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर। फिर तेंदुलकर को बाहर आकर क्राउड को शांत करना पड़ा। फिर उसके बाद वापस हुआ। फिर जब आखिरी दिन था तो पूरा स्टेडियम खाली कर दिया गया था, और खाली स्टेडियम में टेस्ट मैच पूरा हुआ था। ओह, तो ये तो मतलब 96 में भी हुआ था, 99 में भी हुआ था। ये मतलब अनफॉर्चुनेटली इंडिया में जो स्टेडियम है, जो क्राउड मैनेजमेंट है, बहुत आर्केक है। हमारा पूरा सिस्टम, क्रिकेट मतलब स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और ये जो क्राउड मैनेजमेंट, ये सब आर्केक है। मतलब एज इन, मतलब आपको लगता है कि आपने 40,000 लोग बंदों को खड़ा कर दिया तो वो सिक्योरिटी है। वो सिक्योरिटी नहीं होता, वो सिर्फ भीड़ होता है। यू नीड टू बी स्मार्ट। मतलब आपने 50,000 लोगों को खड़ा कर दिया, उससे मतलब ये नहीं कि सब लोग बहुत चौकन्ने हैं। कोई चौकन्ना नहीं है, क्योंकि हर इंसान सोच रहे दूसरा इंसान है मैनेज करने के लिए। स्मार्टनेस वो होता है आप स्मार्टली काम कर रहे हैं। अब मेलबर्न में हर दिन 90,000 के करीब लोग आए थे टेस्ट मैच देखने के लिए, इंडिया ऑस्ट्रेलिया। स्मूथली अंदर गए, स्मूथली बाहर आए। ना मोबाइल जैम होता, ना गाड़ियों का पार्क करने में तकलीफ होता, ना पानी पीने में तकलीफ होता, ना वॉशरूम्स गंदे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। ये आएगा अगर जब आप देखोगे कुछ सालों बाद, जब आईपीएल 6-7 महीने के लिए होगा, तब आप देखोगे किस तरह से आईपीएल फ्रेंचाइजेस मैनेज करते हैं इस चीज़ को। तब आपको पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि दे विल डू अ मच बेटर जॉब बिकॉज दे आर प्रोफेशनली रन, प्रोफेशनली मैनेज्ड। डू यू सी दैट पॉसिबिलिटी कि 6-7 महीने तक आईपीएल होगा? बिल्कुल होगा सर एक्सपैंड करें शॉर्ट को जरा। इंटरनेशनल क्रिकेट डाई डाउन कर जाएगा फिर? बिल्कुल। बायलैटरल क्रिकेट में कोई मतलब नहीं है ना इस वक्त, सो कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है। बायलैटरल वाइट बॉल क्रिकेट, आप मुझे बता दो कि मतलब जब जुलाई में इंडिया श्रीलंका से वनडे सीरीज में आ रहा था, हर मैच का स्कोर बता दो, किसी को पता नहीं। कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है ना। बिना कॉन्टेक्स्ट के है।
इसके पहले वो सुपर लीग वाला कॉन्टेक्स्ट था जिसकी वजह से वो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट था वनडे क्रिकेट में, अब तो वो भी नहीं है। वनडे और T20 क्रिकेट बायलैटरल कोई मतलब नहीं है, इसलिए आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील इफ इंडिया मतलब अगला 3-4 बायलैटरल वाइट बॉल सीरीज भी हार जाए, कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट, वो बस बेसिकली आईसीसी रैंकिंग में गिर जाए तो, बट अल्टीमेटली मैटर वही करता है कि वर्ल्ड कप कौन जीत रहा है। एग्जैक्टली सर, एक और जो मुझे जब मैं रिसर्च कर रहा था इस पॉडकास्ट के लिए, जो आपने डॉक्यूमेंट्री के लिए इतना ज़्यादा मेहनत करी है इंडिया पाकिस्तान की, सर मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी थी पूछने के लिए कि हम लोगों ने ना बेसिकली जो 2000 का साल 2000 का मैच फिक्सिंग इंसिडेंट था उसके ऊपर जब एक पॉडकास्ट में रिसर्च कर रहे थे, तो उसको हमने एंड इस तरीके से कहा था कि काफ़ी सारे अकाउंट्स ये भी कहते हैं कि फिक्सिंग सिर्फ 90s की बात नहीं है, उससे पहले भी होती थी। एक कोई प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एक मैच था फ्रेंडली टाइप का मैच से इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उसमें टॉस भी फिक्स था कि आके कह दिया गया था कि ठीक है आप पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रही है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। शारजा में था। हाँ, तो सर आपको कुछ पता चला इस बैकग्राउंड के बारे में रिसर्च करते हुए? देखिए, मेरा जो डॉक्यूमेंट्री इट्स नॉट फोकस्ड ऑन मैच फिक्सिंग, और भी एलिमेंट्स है इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, पर मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि मतलब 79-80 में एक टेस्ट मैच हुआ था जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जहाँ पे ये हुआ था कि दोनों कप्तान कह रहे थे नहीं मैं जीता, नहीं तुम जीते, दूसरा कप्तान कह रहा है मैं जीता, तो उस पर भी काफ़ी डिबेट हुआ है। और उसके अलावा भी 80s में जब शारजा में वनडे क्रिकेट वगैरह हुआ था तब भी ऐसी काफ़ी बातें हुई थी कि ये फिक्सिंग है वो फिक्सिंग है, पर ये सब ना कहना बहुत आसान होता है, और आपके पास अगर प्रूफ ना हो तो वो आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक आपके पास प्रूफ ना हो आप इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। आपको मतलब आप लालचन लगाना तो बहुत कुछ कर सकते हो, यू कैन एलिगेशंस लगाने के लिए बहुत कुछ एलिगेशन लगा सकते हो। जब आपके पास प्रूफ ना हो तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और अल्टीमेटली जब तक इंडिया में स्पोर्ट्स करप्शन लॉ ना हो तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। करेक्ट। इंडिया में स्पोर्ट्स मतलब जो पकड़े जाते हैं उसमें 200-300 रुपये तो फाइन होता है बस, और क्या होता है। प्लस सर कोर्ट जो ओवरटर्न कर देता है बैन को बीसीसीआई के, क्योंकि कोई लॉ ही नहीं है। नहीं, कोर्ट ने ओवरटर्न नहीं कहा, ओवरटर्न नहीं किया है। कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि जो प्रोसीजर के अंडर आपने उनको बैन किया है वो सही नहीं है। अच्छा, उन्होंने ये भी नहीं कहा, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि इन्होंने कोई फिक्सिंग नहीं किया है जिस किसी के बारे में भी हो। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जिस रूल के अंडर आपने उनको बैन किया है वो सही नहीं है, इसलिए उन्होंने सेट असाइड किया। क्योंकि कोई रूल है नहीं लीगली। नहीं, बीसीसीआई का कोई रूल उनको दिखा नहीं जिसमें वो कहा कि वो इस रूल के तहत आपने उस प्लेयर को बैन किया। अच्छा, या उस रूल के अंडर आपने उसको बैन किया है। वो रूल और भी ज्यादा पुख्ता होने की जरूरत है, वो रूल में और ज्यादा डेफिनेशन की जरूरत है। और क्या वो पॉसिबल है? आई थिंक वो पॉसिबल भी नहीं होगा शायद। नहीं, वो बीसीसीआई के ऊपर है, उनका खुद का रूल है। वो बैन करना चाहते तो किसी को भी बैन कर सकते हैं ना। ओके, तो बीसीसीआई क्यों नहीं कर रही सर ये? बताइए आप। और बाद में जब वो कोर्ट ओवरटर्न भी कर देता है, वो हाई कोर्ट ओवरटर्न करता है जी। आपने आज तक कभी सुना है कि बीसीसीआई सुप्रीम कोर्ट जा रहा है? नहीं, हम चाहते हैं, क्यों नहीं करता? ओके, तो सर फिर बैन भी क्यों ही कर रहे हैं इन द फर्स्ट प्लेस? क्योंकि जब बैन होता है तब कोई और बैन करता है। अच्छा, मतलब सर जब बैन होता है, कोई खिलाड़ी बैन होता है, जैसे मोहम्मद अजरुद्दीन बैन हुए थे जी, 2000 में बैन हुए थे जी, तब प्रेसिडेंट थे AC मुथैया। ओके, वो जब बैन हटा 2012 में, अजरुद्दीन उस वक्त एक MP थे। 12 साल बीत गया था, AC मुथैया इतिहास के पन्नों में गुम हो गए थे जी। ओके, मतलब 12 साल में तो दुनिया बदल जाती है। और AC मुथैया इसलिए भी बीसीसीआई में काफी बार पसंद नहीं किए जाते हैं बिकॉज उन्होंने, वो एक वाहिद इंसान थे जिन्होंने कहा कि बीसीसीआई ऐसे मतलब बाबा आदम के ज़माने की तरह नहीं चल सकता, इट हैज़ टू बी प्रोफेशनलाइज्ड। उन्होंने बाकायदा न्यूज़पेपर में ऐड निकाला था कि मुझे 12 नौकरियां फिल करना है, जो अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कीजिए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं चला जा सकता, बीसीसीआई जैसे चल रहा है ऐसे नहीं चल सकता, क्योंकि वो खुद एक बिजनेस चलाते थे। तो उन्होंने कहा इतना पैसा, इतना कुछ है, सिस्टम ही नहीं है, ऐसे ही चल रहा है। तो मतलब, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, तो जो बैन करता है और जब बैन हटता है दो अलग अलग होता है, क्योंकि कोई सिस्टम नहीं होता ना। अगर आप एक कॉर्पोरेट में काम करते हो तो हैंडओवर होता है ना, आप जब नौकरी छोड़ते हो या नौकरी में आते हो। अब जैसे इंडिया में जब इंडिया इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज होती है, बाकायदा वो एंथनी डिमेलो ट्रॉफी के लिए होता है।
पर वो होता था मतलब एक ज़माने तक उसको फॉलो करते थे। और जब प्रोफेसर रत्नाकर शेट्टी जो GM एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स थे, वो काफ़ी सालों से इन्वॉल्व थे BCCI में, जब वो रिटायर होके चले गए उसके बाद किसी को पता ही नहीं कि वो एंथनी डिमेलो ट्रॉफी के लिए। एंथनी डिमेलो शुरुआत के दिनों में BCCI के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनके नाम पे वो टेस्ट सीरीज होता था। पर वो इसीलिए जब इंग्लैंड जब जाता है इंडिया, इस साल जब जाएगा इंडिया, तब पता है कि वो टेस्ट सीरीज इज फॉर पटौडी ट्रॉफी, क्योंकि एक हैंड ओवर प्रोसेस है 2007 से। उनको पता है कि मतलब ये है पटौडी ट्रॉफी है, ये ट्रॉफी है हमारे इस तहखाने में बंद है या इस खजाने में है, वहां से लेके आना है। अब इनको पता ही नहीं है कि ट्रॉफी कहाँ पे है, क्योंकि हैंड ओवर वगैरह कुछ नहीं होता ना, बिकॉज इट्स नॉट अ प्रॉपर प्रोफेशनल सेटअप। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड इज अ प्रोफेशनल सेटअप, सो दे विल नो हैंड ओवर होता है, पता है क्या होता है, क्या लेगेसी है, किस तरह से करना है। तो सर BGT कैसे कर रहे हैं फिर ये लोग? पहली बात तो यार मुझे BGT बिल्कुल पसंद नहीं है, आपके जनरेशन ने इसको BGT बना दिया। अच्छा, मेरे हिसाब से तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, हम तो अच्छा, हमेशा sorry, बॉर्डर okay, अच्छा, okay. बॉर्डर मुझे गावस्कर लगा trophy सर आपको बॉर्डर सीरीज का ही पसंद ट्रॉफी नहीं नहीं पसंद है। तो BGT एक टर्म नहीं पसंद है। BGT तो एक लेगेसी है ना, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया इंडिया कमीशन जो है बिजनेस काउंसिल, उनके जरिए 96 में आया था, उसके बाद वो आगे बढ़ा था 96 में। इसमें आपका कोई रोल नहीं है। वैसे ही इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच में फ्रीडम ट्रॉफी होता है फॉर द गांधी मंडला सीरीज, वो अगेन वो उस लेवल पे हुआ था एग्रीमेंट, उसके वजह से आपको फिर वो कैरी फॉरवर्ड होता है। उसके अलावा तो कोई इनिशिएटिव नहीं है ना आपकी तरफ से कि जो इंडिया इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज है, इंडिया और इंग्लैंड दोनों जगह पे पटौडी ट्रॉफी के लिए होगा, या इंडिया न्यूजीलैंड की जो टेस्ट सीरीज है वो कपिल देव हेडली सीरीज होगा, या इंडिया श्रीलंका की जो सीरीज है वो तेंदुलकर मुरलीधरन सीरीज होगा। जैसे अभी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो है बेनो कादिर ट्रॉफी है, या जो श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है वो वॉन मुरलीधरन ट्रॉफी है। आई एम जस्ट सेइंग कि अब इंग्लैंड वेस्ट इंडीज की जो सीरीज है वो बॉटम रिचर्ड्स ट्रॉफी है, और जैसे अभी इंग्लैंड न्यूजीलैंड की जो अभी टेस्ट सीरीज हुई थी वो ग्राहम थॉर्प और आई थिंक मार्टिन क्रो उनकी ट्रॉफी है, अभी उन्होंने डिसाइड किया था। तो वो उस तरह का कोई इनिशिएटिव ही नहीं है ना, जब तक वो सिस्टम नहीं बदलता तब तक ये सब ऐसे ही होगा फिर। ठीक है सर, हम लोग थोड़ा सा लाइट करते हैं कॉन्वर्जेशन को, अपने लास्ट सेगमेंट पे चलते हैं। मुझे सर रिसर्च करते तो ये पता चला था कि आपने नियो क्रिकेट में भी काम करा हुआ है। बिल्कुल सर, ये नियो क्रिकेट का जो पूरा सीन है ना, डायल सीफो क्रिकेट जिस करके एक बहुत पॉपुलर शो होता था, ये हमारी जनरेशन के लिए ना, जब हम 5-6 साल के थे तब हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा रेफरेंस पॉइंट है। एंड काफ़ी लोग क्रेव करते हैं नोस्टैल्जिया के चक्कर में कि उस टाइम पे क्या होता था और वो क्यों बंद हो गया एकदम से। सर उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, डायल सीफो क्रिकेट बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम होता था। वो सोशल मीडिया से पहले सोशल मीडिया था, या जहाँ पे लोग अपना मतलब फ़ोन करके वेंट करते थे, गाली देते थे, चिल्ला पुकार करते थे, लड़ाई करते थे, वो उस तरह से करते थे। और मेरे ख्याल से वही चीज़ जो है वो इसीलिए वो पॉपुलर हुआ, क्योंकि लोग अपना व्यू रखना चाहते थे जो आज सोशल मीडिया पे रख पाते हैं। और काफ़ी लोग हमें ही बाद में जर्नलिज्म भी सिखाते हैं तब उसमें बताते हैं। आजकल मुझे जर्नलिज्म कल से सिखाया जा रहा है ट्विटर पे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि मतलब वो आपको पता नहीं है जर्नलिज्म क्या होता है। तो मतलब तो इट बिकम्स अ वेरी कन्वीनियंट, इट यूज्ड टू बी अ वेरी कन्वीनियंट थिंग फॉर पीपल। बंद इसलिए हुआ बिकॉज पहली बात तो राइट्स उनके यहाँ से चला गया, एंड इट्स नॉट अ वेरी इजी प्रपोजिशन टू रन अ स्पोर्ट्स चैनल और एनी काइंड ऑफ नेटवर्क। आज के दिन आप यूट्यूब पे चैनल बना सकते हो, इट इज़ मच मोर ईजियर टू मैनेज, बट इवन दैट इन द लॉन्ग रन इज़ नॉट ईजी, बिकॉज आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, एडिटर्स की ज़रूरत होती है, लोगों की ज़रूरत होती है। लॉन्ग टर्म में वो भी बेनिफिशियल नहीं है। अगर कोई भी चीज़ प्रॉफिटेबल नहीं हो या कमर्शियली वायबल नहीं हो तो फिर आपको तकलीफ ही होगा उसके। सर ऑल्दो डू यू थिंक कि आजकल के जो शोज़ हो गए हैं वो पहले से थोड़े डाउनग्रेड हुए हैं, क्योंकि ऑफन पीपल कंप्लेन कि वो रिलेटेबिलिटी फैक्टर नहीं रहा आजकल के जो शोज़ आपका होते क्या हैं? है? सर जैसे डायल एक टाइम सीफो पे, क्रिकेट था, या फिर जैसे सब प्री मैच शोज भी होते हैं ना, जैसे IPL में एक टाइम पे एक्स्ट्रा इनिंग्स T20 हुआ करता था जब मिस्टर गौरव कपूर आया करते थे। और आज जैसे क्रिकेट लाइव, जो कैन क्रिकेट लाइव करके एक शो होता है जैसे फॉर एग्जांपल, तो लोग कहते हैं कि वो एक एंटरटेनिंग टच, एक पर्सनल टच नहीं रहता, अब मज़ा नहीं आता उतना देखने में। देखिए, वो चैनल का पॉलिसी होता है। सोनी वॉज नेवर मतलब सोनी मैक्स जहाँ पे आता था IPL, इट वॉज नेवर, दे नेवर क्लेम टू बी ए स्पोर्ट्स चैनल। या they always claimed to be ये एंटरटेनमेंट के लिए था। हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए था।
So it was always about that. So I think that they never claimed that we are here to change the way you view cricket. They just wanted to have fun. स्टार स्पोर्ट्स और जियो जहाँ पे ये है, अब दोनों एक ही हो गए, उनका फोकस अलग है. वो चाहते हैं कि अभी कि वो स्पोर्ट्स पे बात करें, ज़्यादा फोकस करें उस पर. सर एक लास्ट क्वेश्चन भी था. मैं पॉडकास्ट को एंड उसी नोट पे करना चाहता हूँ जहाँ से हमने शुरू करा था. मैंने सर आपका देखा कि आपने 75 इयर्स ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स भी काफ़ी रिसर्च करा अपनी बुक के लिए. मैंने सर रिसेंटली ना आकाश चोपड़ा की एक वीडियो देखी थी एंड उन्होंने कहा था, मुझे बहुत सही बात लगी थी एंड आप अपने थॉट्स शेयर करिएगा इस पर, कि इंडिया में अब जैसे अभी हमने पूरे पॉडकास्ट में थीम देखा कि बीसीसीआई एक प्रोफेशनली रन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और ज़्यादा अच्छा होना चाहिए. स्टिल द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि इंडिया में क्रिकेट बाकी स्पोर्ट्स से तो ज़्यादा फ्लरिश कर ही रहा है. तो बाकी स्पोर्ट्स क्यों नहीं फ्लरिश कर पा रहे हैं, वो क्या सीख सकते हैं? लाइक आकाश चोपड़ा का ये कहना था कि आप बीसीसीआई को क्रिटिसाइज करने की जगह उनसे कुछ सीख लोगे, अगर बाकी स्पोर्ट्स के लिए कह रहे थे, तो शायद आपका सिस्टम भी उतना अच्छा हो जाएगा. उसके बारे में सर आप क्या कहना है? यार मतलब आप जब तक कुछ जीतते नहीं हो तब तक आप हीरोज़ क्रिएट नहीं कर पाते हो. बीसीसीआई जो है हीरोज़ क्रिएट कर पाया था. बीसीसीआई नहीं, आपका हीरोज़ बन गए थे, रिलेटेबल बन गए थे. अब नीरज चोपड़ा को कोई रोक सकता है रिलेटेबल बनने से? कोई नहीं रोक सकता. नीरज चोपड़ा तो सब जगह है, वो भी पैसा कमा रहे हैं सब जगह से. अगेन बाकी स्पोर्ट्स का दिक्कत ये है, वापस वही. और बाकी स्पोर्ट्स में दिक्कत ये बहुत बड़ी दिक्कत ये भी है कि वो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल में भी है, गवर्नमेंट के फंडिंग पर चलते हैं, तो उनके लिए वो भी दिक्कत होता है. बीसीसीआई को ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट फंडिंग की, वो अपने हिसाब से चल सकते हैं. सर जैसे ना एक मैं थोड़ा सा स्मॉल डेप्थ ऐड करने के लिए एक और पॉइंट पुट आउट करता हूँ. जैसे हम लोग सर इस चैनल पे पहले फुटबॉल भी कवर कर रहे थे बहुत डिटेल में, एंड फुटबॉल का भी था कि AIFF ऑल्दो हाँ ठीक है उसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है जो भी है, बट रिलायंस ने बहुत ज़्यादा फंडिंग करी है रिसेंट ईयर्स में. उसके बाद भी हम रिजल्ट्स नहीं देखते. जैसे सर हमारी जनरेशन में ना आजकल सोशल मीडिया पे क्या चलता है कि यूरोपियन फुटबॉल क्योंकि अब इतना एक्सेसिबल हो गया है, तो लोग काफ़ी ज़्यादा फेमिलराइज हो चुके हैं फ्रॉम बिग नेम्स लाइक मेसी, रोनाल्डो, नेमार, एंड वो एक इच्छा आ रही है लोगों के दिलों में कि इंडिया में भी हमें ऐसा टैलेंट देखने को मिले. एंड इसके चक्कर में ना एक बहुत ही अगली वॉर क्रिएट हो जाती है बिटवीन क्रिकेट फैंस एंड फुटबॉल फैंस. अभी मैं बाकी स्पोर्ट्स पे तो जा भी नहीं रहा हूँ. एंड फुटबॉल फैंस का हमेशा एक आर्ग्यूमेंट होता है कि अगर क्रिकेट के पास जितने रिसोर्सेज हैं हम उतने ले लेते तो हम कहाँ पे पहुँच जाते हैं. बट आई थिंक पॉइंट वही आता है कि क्रिकेट में इंडिया 83 वर्ल्ड कप जीती है, उसकी वजह से इतने रिसोर्सेज और इतनी अटेंशन आई है वहाँ पर. क्या ये कहना सही होगा सर? I don't think it is only because of the 83 World Cup. It's Yeah. also variety of factors. ओके. 83 वर्ल्ड कप के फौरन बाद पैसे नहीं आए. यस करेक्ट. जब तक मार्केट ओपन अप नहीं हुआ 91 में, तब तक उतना पैसा नहीं आया. पर मार्केट जब ओपन अप हुआ 91 में, उसके बाद भी आपको एक सेंट्रल फिगर चाहिए था जिसके इर्द गिर्द स्पोर्ट क्रिकेट मूव कर सके, और वो था सचिन तेंदुलकर. और तेंदुलकर के आने की वजह से वो एक बॉय वंडर बन के आया, वो एक रे ऑफ होप बन के आया था इंडिया के लिए. बिकॉज 80s में हमने बहुत खून खराबा देखा था पूरे इंडिया में, और 91 तक हमने 2 प्राइम मिनिस्टर खो दिए थे, टेररिज्म, खून खराबा, बहुत कुछ हुआ था. इंडिया वॉज इन अ स्टेट ऑफ टुमल्ट फ्रॉम 80s एंड अर्ली 90s. उसमें जब इकोनॉमी ओपन अप हुआ, तेंदुलकर बिकेम द बीकन ऑफ होप फॉर अ कंट्री. उसके चक्कर में सब कुछ फिर वो गेम ग्रो हुआ उसके वजह से. पर सर क्वेश्चन जैसे ये नहीं आएगा कि वाई ओनली सचिन तेंदुलकर बीइंग अ क्रिकेटर? लाइक फुटबॉल में से जो उस टाइम के बेस्ट फुटबॉलर रहे होंगे उनको क्यों नहीं वो अटेंशन मिली? बिकॉज कुछ जीते नहीं ना. मतलब ये तेंदुलकर जा रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, आग से आग मतलब लड़ रहे थे वो वहाँ पर. ऑस्ट्रेलिया में जाके उन्होंने 91-92 में 2 सेंचुरी मारा, और उसके बाद वो मतलब ऐसा लग रहा था कि पूरे शिप में आग लगी हुई है, बस वो एक अकेला है, योद्धा है जो लड़ रहा है. तो मतलब वो एक बीकन ऑफ होप बन गए थे. मतलब वो अकेला इंसान था, वो सबके लिए लड़ रहा है वहाँ पर. और आप मतलब आपकी जनरेशन ये समझ नहीं पाएगा, पर मेरी जनरेशन के लिए खास तौर पर, बिकॉज हमने 80s में इतना खून खराबा, इतना टेररिज्म, इतने लोगों की मौत देखी है, इतना कुछ अनरेस्ट देखा है बाकी सब चीज़ों में विद इन द कंट्री ऑल्सो.
So this guy was the only one who provided us joy. He provided, even if India didn't win, he provided us joy. Yeah. So मतलब he was the only hope. हमें पता था टेंडुलकर है तो कुछ ना कुछ तो करेगा ये हमारा है. वो रिलेटेबल फैक्टर भी हो गया था. अब देखिए उसी वक्त में मतलब मैं हमेशा सोचता हूँ 90s के एरा में 88-89 से तेंदुलकर, लिएंडर पेस और विश्वनाथन आनंद तीनों एक ही साथ आए. विश्वनाथन आनंद अलग तरीके से रिलेटेबल था. वो होम बॉडी मतलब थिंकिंग मैन मतलब उस तरह से. लिएंडर पेस वाज represented in different India, athletic, taking on the world, having the courage. मतलब वो उस स्पोर्ट में आगे जाने की कोशिश कर रहा था जहाँ पे इंडिया ने कम ही अचीव किया था. पर ही वॉज टेकिंग ऑन द वर्ल्ड एंड ही वॉज प्रिपेयर टू फाइट. मतलब वो जब डेविस कप में खास तौर पर खेलते थे 90s में ऐसा लगता था यार ये जब तक है तब तो इंडिया तो हार ही नहीं सकता. और हारता नहीं था डेविस कप में. दे वुड टेक ऑन फ्रांस एंड फ्रांस को जाके फ्रांस में हरा के आया डेविस कप में. हिस्टोरिक मैच. मतलब बड़े बड़े प्लेयर हुआ करते थे, हेनरी लोकांत वगैरह होते थे फ्रांस के टीम में, उन सबको हराकर वो आई थी वो टीम. मतलब वो उस तरह से रिलेटेबल थे. उसी तरह तेंदुलकर आए, वो अलग तरीके से रिलेटेबल थे क्योंकि वो हमारे लिए लड़ रहे थे. वो हमारे मतलब वो हमारे साथ, हमारी मेरी जनरेशन तो तेंदुलकर के साथ बड़ी हुई है. हम तो तेंदुलकर के साथ बड़े हुए हैं. वो जो मेरा सारा रेफरेंस पॉइंट तेंदुलकर है. मैं 91 में वो ये कर रहा था तब मैं ये क्लास में था, वो 92 में ये कर रहा था मैं ये क्लास में था. तो ये तीनों मतलब जो है मतलब एक तरह से ये तीनों 90s में इकोनॉमी ओपन हुआ, ये सारा हो रहा था एक ही साथ. उनका जो करियर है काफ़ी पैरेलल रहा है, पर दे वर रिलेटेबल फॉर डिफरेंट रीजंस. पर उस सब में तेंदुलकर वाज द मोस्ट रिलेटेबल बिकॉज ही वाज द परफेक्ट बॉय वंडर. वो एक अवतार के रूप में आया था. आई थिंक ये तो आपने एकदम सही बोला कि एक फिगर हेड भी चाहिए होता है आपको हर स्पोर्ट में ताकि वो ग्रो कर सके. एंड सचिन तेंदुलकर जैसे लोगों ने तब करता जब सोशल मीडिया तब प्रेवलेंट नहीं था. वो दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ दैट मैन. राइट नाउ इफ आई वुड से अगर जो स्पोर्ट्स हैं ऑब्वियसली द फर्स्ट थिंग वुड बी कि इनको कुछ जीतना पड़ेगा अगेंस्ट दी ऑड्स. कि जब अगेंस्ट दी ऑड्स जीतते हो तभी आपको वो मीडिया अटेंशन मिलती है, तभी आपको पब्लिक अटेंशन मिलती है, और फिर वो मार्केट ओपन अप होता है फॉर द स्पोर्ट टू ग्रो एज वेल. आई थिंक वो फिगर हेड वाला पॉइंट जो है दैट इज़ वेरी वैलिड. ऑल्दो आई थिंक कि अब उनके लिए वो चीज़ बहुत आसान होगी क्योंकि जब भी कोई स्पोर्ट में हम कुछ अचीव करते हैं वी ऑलरेडी हैव समवन टू लुक अप टू, क्योंकि सोशल मीडिया इतना ज़्यादा ईजिली एक्सेसिबल है इस टाइम पे. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने. सर जो ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं जो कि मोस्टली इंडिविजुअल स्पोर्ट्स होते हैं, क्या उसमें से भी बिकॉज यू हैव वर्कड इन बीसीसीआई कोई ऐसी चीज़ें जो सीख सकते हैं वो लोग और अपना स्ट्रक्चर बेटर कर सकते हैं इंडिया में? सब स्पोर्ट्स इन इंडिया एक ही सोल्यूशन है. जब तक आप अपने स्ट्रक्चर को प्रोफेशनलाइज नहीं करते तब तक आप इसी तरह अंडर अचीवर रहेंगे. क्या सर ये कहना सही है कि बाकी स्पोर्ट्स का स्ट्रक्चर और भी ज़्यादा खराब है बीसीसीआई से जिनकी हमने ऑलरेडी तय करी? नहीं, आई डोंट थिंक सो. बिकॉज आप देखें कि आपको पता था हॉकी इंडिया की सीईओ करीबन 12-13 साल के लिए एक ऑस्ट्रेलियन औरत थी, एलिना नॉर्मन. आपको नहीं पता था? वो पिछले साल ही वो छोड़ के गई है. इंटरेस्टिंग. तो हर जगह सेम ही हाल है बेसिकली. तो मतलब जब तक वो स्ट्रक्चर आपने ठीक नहीं किया तब तक आप देखिए मतलब वी आर मुझे लगता है कि वी आर एन अंडर अचीविंग स्पोर्टिंग नेशन एंड वी आर हैप्पी बीइंग एन अंडर अचीविंग नेशन. सोल्यूशन इसका स्ट्रक्चर सही होगा, विच इज़ बैड. ठीक है सर. आई थिंक काफ़ी कुछ है चीज़ें इम्प्रूव करने के लिए जैसे कि आपने कहा, एंड आई होप कि वो सब लोग इम्प्रूव भी करेंगे. आई थिंक इसी होपफुल नोट पे आज का पॉडकास्ट एंड भी करते हैं. आपको सर डू यू हैव एनी लास्ट थॉट्स दैट यू वांट टू शेयर टू दी ऑडियंस? कुछ आप बोलना चाहते हैं तो? नहीं, मैं सिर्फ चाहूँगा कि लोग मुझे भी फॉलो करें. मैं भी थोड़ा बहुत करता हूँ सोशल मीडिया. मैं इंस्टाग्राम पे हूँ चंद्रेश नारायणन के नाम से, ट्विटर पे हूँ या एक्स पे हूँ चांद2579 के नाम पे, और मेरा यूट्यूब पर भी एक चैनल है क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश. तो प्लीज़ आप लोग भी वहाँ पर भी आइए, फॉलो कीजिए और साथ में मिलकर बातचीत करते हैं. मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस जनरेशन के साथ जुड़ने की कोशिश करता हूँ और उनसे समझने की कोशिश करता हूँ कि क्या है, कैसा है, क्यों है, कब है.
बाकी जो आई थिंक इतने सारे से आपने रोल्स कर रखे हैं कि हर रोल पे एक अलग अलग पॉडकास्ट बन सकता है, बट आई थिंक आज एक अच्छा ओवरव्यू मिला है हमें कि आपकी सर जो इतनी एक्सपर्टीज़ रही है हर चीज़ से हमने थोड़ा थोड़ा उठाया हर डिपार्टमेंट से, एंड आई होप कि ऑडियंस को ये मज़ा आया होगा। आई होप सर आपको भी अच्छा लगा हो आज पॉडकास्ट करके। बिल्कुल, बहुत मज़ा है। ठीक है सर, थैंक यू सर, आज के लिए बस करते हैं, बाकी दोबारा बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू। आई होप आप सबको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। इफ़ यू पर्सनली आस्क मी कि मेरा फेवरेट सेगमेंट क्या था, इट वाज प्रोबब्ली जिसमें हमने वो मिथ ब्रेक करा ना कि बीसीसीआई क्या एक्चुअली में आईसीसी को बुली करता है, क्या उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, आईसीसी एग्जैक्टली कैसी बॉडी है, वो भी हमें इस पूरी कॉन्वर्सेशन में पता चला। तो आई थिंक दैट वाज अ मिथ बस्टर फॉर मी। मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नगेट लगा था, हम लोगों ने बीच में थोड़ी सी मैच फिक्सिंग की बातें करी थी, एंड उसमें बिना कुछ कहे भी काफ़ी कुछ कह दिया गया था। तो आई थिंक वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट था, छोटा था लेकिन बहुत ही इंपैक्टफुल था। आई एम श्योर आपको भी ऐसे सेगमेंट्स पसंद आए होंगे, प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आपसे बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।